हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और सबने इस आईपीसी का इंडियन पिनल कोड 1860 का फर्स्ट लेक्चर रिवाइज भी कर लिया होगा सर, सब बच्चों ने। और उसके बाद ही आप आज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड आप देख रहे हो सर। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिकली एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था। इंडियन पिनल कोड है क्या, कहां लगेगा, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, कब इफेक्ट में आया, प्रेसिडेंट ने बिल बनाया, क्या बनाया। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो सर उम्मीद है हर बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 को समझ लिया, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। वैसे तो कुछ इतना खास उसमें उसके अंदर था नहीं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, पर 4-5 लाइनें जो मैंने लिखवाई थी, लाइक जो इंडियन पिनल कोड है वो किन सिद्धांतों पे बेस है सर, ये क्या है, सोशल फिनोमिना है, एक स्टेट गवर्न करेगी, प्रिंसिपल्स रूल्स जो पीपल को गवर्न करेंगे, और उसके अंदर बताया जाएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। और कोई इंसान अगर उनको क्या करता है, अगर उन रूल्स को, उन फ्रेमवर्क को, उस चीज को क्या करता है सर, अगर ब्रेक करता है, ब्रीच करता है, देन मान लिया जाएगा सर उसने क्राइम किया है। ऑल्दो आईपीसी के अंदर क्राइम डिफाइन नहीं है, बट सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस बताया गया है। आईपीसी मेनली डिफाइन करेगा क्या ऑफेंस है और उन ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है, क्या आपकी प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। देन फिर सर हमने बात की थी कि क्राइम की कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, देयर इज अ नो क्लियर कट फॉर्मूला ऑफ क्राइम, बट हम लोगों ने बताया था जो भी लॉ बता देगा वही हम क्राइम मान लेंगे। जुवेनाइल एक्ट का भी एग्जांपल लिया था सर वहां, फिर हम लोगों ने बात की थी 2-3 एग्जांपल की। सोसाइटी एट लार्ज के अंदर डर पैदा करेगा, सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट होगा, इसलिए हम इसको क्राइम बोलते हैं। थ्रेटन करेगा, फियर, एक दिमाग में एक डर पैदा करेगा। लाइक हमने एग्जांपल है सर प्रियंका रेड्डी वाला एग्जांपल, रेप वाला एग्जांपल सर। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था सर, नोट्स अगर कोई देने के लिए आया और आपने उसके साथ लड़ाइयां कर दी तो सब में आप इंप्रेशन दिखाना चाह रहे हो, डर पैदा करना चाह रहे हो कि मैं स्ट्रोंग हूं। फिर सर हमने एग्जांपल लिया था सर, जैसे अगर आपने वो सीरिया वाला एग्जांपल लिया था कि छोटे से बच्चे के दिल में भी डर है, तो आप तो बहुत अच्छी जगह बैठे हो इंडिया में यार, जहां मतलब डर बहुत कम है, बहुत मतलब चीजों को भावनाओं से, फीलिंग से देखा जाता है, ठीक है ना। सब बच्चों को समझ में आ रही है सर? उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इंडियन पिनल कोड वैसे एप्लीकेबल कब से हो गया था? 1 जनवरी 1862 से। ऑल्दो सर एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, ये बना तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले का था, बट हमने इसको एज इट इज क्या किया सर, हमने इसको कंटिन्यू किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। हाँ, सर्टेन अमेंडमेंट आई, वो बात एक अलग है, बट इसको हमने कंटिन्यू किया सर। ये प्रिंसिपल लॉ माना गया है, प्रिंसिपल एक्ट माना गया है इंडियन पिनल कोड को, किस चीज के लिए सर? क्रिमिनल मैटर्स को लेकर। सर ये प्रोसीजर्स नहीं बताता, प्रोसीजर्स जो इसको इंप्लीमेंट करेगा कौन होगा? क्रिमिनल प्रोसीजर। इतनी बात समझ में आई? पक्का सर? लास्ट क्लास तक बेसिकली हमने यही किया था। देयर आर टोटल 24 चैप्टर्स, 23 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड मोर देन 5 डेवलपमेंट सेक्शंस। हाँ, अनडाउटेडली हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर मात्र 25-30 सेक्शन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं है, बट स्टिल फिर भी मतलब इंडियन पिनल कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होगा, और आपको फ्यूचर में समझ में आएगा। ऐसा क्यों सर मैं बोल रहा हूं? सर जब आप फाइनल करोगे ना सीएस प्रोफेशनल, तो एक पेपर आएगा रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। उस पेपर के अंदर भी सर आप इस चैप्टर के बहुत सारे सेक्शंस को वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। फोर्जरी, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल दैट, काफी सारे सेक्शंस आपको वहां भी देखने के लिए मिलेंगे और यहां भी देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब मैं काफी बोल सकता हूं कि आपके फाइनल, आपके जेआईजीएल के ऊपर बहुत सारा बेस है सर सीएस प्रोफेशनल का सिलेबस। डन ना? चलो जी, चलो फिर इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सर आज का जो मेरे क्लास का टॉपिक है सर वो है जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। सर यहां जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक ब्रीफ फ्रेमवर्क मैं आप लोगों के सामने लेके चलना चाहता हूं गाइस। चलो जी, एक सेकंड, 1 मिनट दो मुझे बस। क्लास 2 कोशिश रहेगी सर आज की क्लास में हम जुरिडिक्शन को खत्म कर दें, और कोशिश क्या, खत्म ही करेंगे, ठीक है। चलो जी सर, आज का मेरा टॉपिक है, ऑल्दो आप सब बच्चों को पता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिडिक्शन, मैंने सिविल प्रोसीजर कोड में आप सबको बताया है। तो जो गूगल ड्राइव मोड वाले स्टूडेंट हैं, जो मेरे लेक्चर को बेसिकली जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे डालता हूं तो बात एक अलग है, आप लोगों ने नहीं पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको दूंगा। जुरिडिक्शन ऑफ, यहां बात आ रही है इंडियन पिनल कोड की जुरिडिक्शन 1860 की। सर जुरिडिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी,
लाइक हम समझे कोर्ट के एंगल से जुडिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी, पावर। सर इस एक्ट की कहां तक अथॉरिटी है, कहां तक ये इसकी पावर है, कहां तक ये एक्ट लगेगा। देखो जुडिक्शन का, वैसे मैं आपको बता दूं, जुडिक्शन का इस एक्ट के पर्सपेक्टिव से मतलब है सर ज्योग्राफिकल भी। देखो बहुत सारे टीचर सिर्फ जुडिक्शन को ना, या बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ भी कर रहे हैं, सिर्फ जुडिक्शन को डिनोट करते हैं सर सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी से। अनडाउटेडली टेरिटरी इज अ मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं समझता भी हूं, बट सर ज्योग्राफिकल भी होगा, मतलब एरिया वाइज, टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी वाइज, टेरिटोरियल। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, सर ज्योग्राफिकली भी होगा, एरिया वाइज भी होगा, एंड बहुत ध्यान से सुनना सर, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे भी होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट को डील करेगा ये एक्ट, बात समझ में आ रही है। सर इंडियन पीनल कोड की अथॉरिटी, पावर, कहां तक कौन कौन सी चीजें इंडियन पीनल कोड के दायरे के अंदर आएंगी, सर क्या कहां कहां लगेगा। सर अब मैं क्या अथॉरिटी और पावर में बोल दूं, अगर हम इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकली बात कर रहे हैं तो सर इसकी अथॉरिटी या पावर, मैं दोनों के लिए बात करूंगा। सर अगर हम ये अथॉरिटी ज्योग्राफिकली बात कर रहे हैं तो सर क्या मैं बोल दूं ये कहां तक लगेगा। एक हम पढ़ेंगे इंट्रा टेरिटोरियल, बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा, जुरिडिक्शन। एक हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एक बच्चा मुझे बोलता है, बहुत ध्यान से बात, बहुत ध्यान से यार, बहुत ध्यान से यार, सर इंट्रा टेरिटोरियल मजे में यार, वंडरफुल, मतलब मजा आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट में। और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार कभी आईपीसी 2012 में अराउंड पढ़ा था, बहुत मजा आया था सर। सर इंट्रा टेरिटोरियल मतलब सेक्शन 2 के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को सर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 किसका, इंडियन पीनल कोड। सर जुडिक्शन का मतलब कहां अथॉरिटी है, कहां तक पावर है, कहां तक इस एक्ट ने अपने पैरों को फैलाया है। और सर अगर मैं ज्योग्राफिकली छोड़ दूं, सब्जेक्ट मैटर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं, रुको। तो इन दोनों ग्राउंड को सर ज्योग्राफिकली और दूसरा सब्जेक्ट मैटर। राइटिंग सब बच्चों को समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि कभी भी बच्चों को मेरी राइटिंग से तो शिकायत नहीं होती यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइटिंग तो हर बच्चे को मतलब ऐसी लगती है सर अच्छी है। इवन मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में भी साफ सुथरा लिख के आओ, जिससे एग्जाम नीट एंड क्लीन लगे आपको और अच्छे मार्क्स मिले। चलो वो तो बाद की बात है, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। सर सब्जेक्ट मैटर, सर सब्जेक्ट क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था, सर ये पर्सन के ऊपर भी लगेगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर लगेगा। क्या मैं बोल दूं सर ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर लगेगा, और सर ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगेगा। देखो बात करेंगे चैप्टर के इन बिटवीन कि सर क्या ये कंप्लीट ऑफेंस के ऊपर लगेगा, आप मर्डर करने के लिए गए और आपने मर्डर कर दिया, क्या वहीं लगेगा, या आप मर्डर करने के लिए, लेट्स से, कम ऑन गाइस कीप इट फास्ट, मेरी तरफ ध्यान दो। सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या मैं थोड़ा सा और इसको कर दूं कि पर्सन पे भी लगेगा, प्रॉपर्टी पे भी। अब प्रॉपर्टी मेनली सर ये लगेगा मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सर अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो सेक्शन आएंगे, देयर इज सेक्शन 403, सेक्शन 404, और भी आएंगे चीटिंग, फ्रॉड, वटएवर, बट सर इनके लिए एक वर्ड यूज करेंगे डिसऑनेस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, बात करेंगे सर। बट फिलहाल सर बहुत ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल, मैं आपको शूट करता हूं, ठीक है सर, किया, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे ने क्या किया, उसका पेन गिर गया, या उसको पता लग गया कोई मेरे को गोली मार रहा है, शूट कर रहा है, और वो बैंड हो गया, साइड हो गया, इधर हो गया, उधर हो। अरे एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो यार, समझ जाओ। कहने का मतलब वो उसने अपना
पोजीशन चेंज कर दी। अब हुआ क्या उसका, सर वो मैंने शूट किया और वो खाली निकल गया। बात समझना, दो बातें निकाल के लेके आऊंगा यहां से। सर मैंने शूट किया, आपने साइड हो गए और आपसे वो जो बुलेट थी वो विदाउट टच हुए निकल गई और चली गई। सर मैं बोल रहा हूं मैंने तो मारने के लिए किया था, बट मर्डर तो हुआ ही नहीं, मर्डर तो हुआ ही नहीं और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो क्या एक्चुअली में कंप्लीट ऑफेंस को ही माना जाएगा या उसके अटेम्प्ट को भी हम गिल्ट मानेंगे, क्राइम मानेंगे, ऑफेंस मानेंगे? पहला क्वेश्चन। सर बिटवीन द चैप्टर आप इसमें पढ़ते जाओगे, ड्यूरिंग द चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दूसरी बात, सर मैं मारने तो आपको गया था बट अनफॉर्चुनेटली आप इधर हो गए पोजीशन और पीछे कोई और बच्चा था, उसको बुलेट लग गई और उसकी ऑन द डेथ हो गई। अब मुझे आंसर दो, क्या मेरे ऊपर केस होगा? सर मेरी इंटेंशन आपको मारने की थी, मेरा मोटिव आपको मारने के लिए था, बट मेरा तो उसके लिए था ही नहीं, तो इसका मतलब सर मैं तो होऊंगा ही नहीं इसमें आरोपी। सर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एलिमेंट्स में और स्टेजेस ऑफ क्राइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कहने को तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं, ये पर्सन पे, प्रॉपर्टी पे, कोई भी ऑफेंस करने के ऊपर, कोई भी क्राइम करने के ऊपर ये एक्ट लगेगा। इतना समझ में आ रहा है? बट सर कहां लगेगा? क्या सिर्फ इंट्रा टेरिटोरियल में लगेगा? दूसरी बात, सर अगर मैं यहां बात करूं इंट्रा टेरिटोरियल में दो बातें होंगी, दो बातें बहुत ध्यान से सुनना। क्या सिर्फ ये इंडियन नेशनल वाले लोगों पे लगेगा जो भारत के नागरिक होंगे, इंडियन नेशनल, या फिर सर ये फॉरेनर के ऊपर भी लगेगा? ओ माय गॉड सर क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, सर देखो इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब अनडाउटली बच्चों को पढ़ के समझ में आ रहा है, इन इंडिया, विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। वैसे मैंने सिर्फ इन इंडिया लिख दिया, या फिर आप लिख सकते हो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। बट सर क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का पहली बात तो आउटसाइड इंडिया भी लगेगा, ठीक है जी। सर अब बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या आउटसाइड इंडिया में सिर्फ आउटसाइड इंडिया वाले लोगों पे लगेगा या इंडियन नेशनल पे भी लगेगा, जो इंडियन के नेशन के होंगे, और फॉरेनर दोनों पे लगेगा? ओ माय गॉड सर क्वेश्चन तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और भाई आने भी चाहिए। खोलो दिमाग को, जनरल लो, जनरल सबके लिए बराबर है, सबको सोचने का हक है, सबको सोचना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स सर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जनरल लॉज या कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो तो डाउट इज द बिगिनिंग नॉट द एंड ऑफ विजडम। शुरुआत है सर। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके दिमाग की जंग खाई हुई मशीनरी ने चलना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात? चलो तो सर जुरिडिक्शन अथॉरिटी का मतलब समझ में आया। सर कहां से कहां ले गए आप? अब आते हैं इधर। सर मैं जुरिडिक्शन को वैसे ऑलरेडी आप लोगों को कोर्ट के पर्सपेक्टिव से समझा चुका हूं। सर जब हमने बात की थी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कि कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, तो सर कोर्ट के पर्सपेक्टिव से हमने बोला था सर अथॉरिटी या पावर किस चीज के, टू अथॉरिटी या पावर टू हियर उस मैटर को सुनने की, सुनवाई की, एंड डिटरमाइन, या सर इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले अथॉरिटी या पावर टू एडजुडिकेट। ओ माय गॉड बच्चा बोल रहा है सर, मजा ही आ गया सर लैंग्वेज देख के। तो एडजुडिकेट एंड एक वर्ड यूज करूंगा सर, एडजुडिकेट एंड डिसाइड। डिसाइड तो सर क्या मैं इसको बोल दूं वहां अथॉरिटी और पावर किस कंटेक्स्ट में बोली गई है? जुडिशियल पावर। सर कोर्ट का डिसीजन देने की पावर किस हद तक जा सकती है? सर क्या एक सिविल कोर्ट क्रिमिनल मैटर को एंटरटेन कर सकती है? नहीं सर। तो वहां तो ऑल्दो मैंने आपको सबको बताया था सर कोर्ट की जुडिक्शन अगर मैं बात करूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुडिक्शन। वैसे तो बहुत सारी जुडिक्शन बताई थी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। 15-20 तरीके की जुडिक्शन आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल में तो 2-3 तरीके की है, बहुत सारी। ओरिजिनल जुडिक्शन, एपिलेट जुडिक्शन, बहुत सारी, एग्जॉस्टिव जुडिक्शन, पता नहीं क्या क्या जुडिक्शंस लिख के दी थी अपने हाथ से आप लोगों को। बट ठीक है, फिलहाल जो आप लोगों को समझनी चाहिए सर, एक तो आपको समझनी चाहिए पेक्यूनरी जुडिक्शन, मॉनेटरी जुडिक्शन सर दूसरी आपको पता होनी चाहिए थी टेरिटोरियल जुडिक्शन, तीसरी सब्जेक्ट मैटर। इतनी आप लोगों को पता थी। सर वही चीज बोली गई, कोर्ट किन किन मैटर को डिसाइड कर सकते हो, किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या सर मॉनेटरी बेसिस पे उसके पास पावर है? सेक्शन 15 टू सेक्शन 20। ओ माय गॉड, बताया था सेक्शन 15 बोलता है लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट। फिर सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 बोलते हैं सर
किसके लिए? टेरिटोरियल जुडिक्शन। सर सेक्शन 16, 17, 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेंगे। सेक्शन नंबर 19 सर किस पे लगेगा? कम ऑन फास्ट गाइस। सेक्शन 19 मैंने आप लोगों को बोला था सर मूवेबल और टोर्ट्स पे लगेगा। सेक्शन 20 इज रेजुडरी, सर जो कहीं पे भी नहीं लगेगा वो इस पे लगेगा, यानी बॉडी, कॉर्पोरेट एंड ऑल सब पे लगेगा। सर सब्जेक्ट मैटर के लिए एज सच कोई अलग से सेक्शन नहीं बताया था, बट मैंने ये बताया था जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर मतलब स्पेसिफिकली बार्ड हो या फिर इंप्लाइडली बार्ड हो, तो ठीक है सर वो सीपीसी का मैटर था। बट क्या कोर्ट की जुडिक्शन आपको पता है? सर उसी तरीके से एक्ट की जुडिक्शन अगर हम बात करें, एक्ट नहीं कोड की जुडिक्शन, सर सिविल प्रोसीजर कोड की क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है? सर यहां हम दो ग्राउंड्स पे इनको डिफाइन कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कहां कहां तक दायरा है इस एक्ट का, कौन कौन से पर्सन पे लगेगा, एंड सर सब्जेक्ट मैटर किन किन मैटर्स के ऊपर हमारा इंडियन पीनल कोड लगेगा। सर मेनली सिर्फ हमारा किस पे लगेगा? क्राइम पे। जो भी क्रिमिनल मैटर होगा उन सब पे हमारा लगेगा सर, वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सर वो क्राइम भले ही इंडिया की जुडिक्शन में किया है, सॉरी भले ही इंडिया की जुडिक्शन में किया है, भले ही आउटसाइड इंडिया किया है, ओ माय गॉड, बट मेन सिद्धांत क्या है? क्राइम। और सर क्राइम क्या है? क्राइम जो डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर क्या डिफाइन किया गया है? सर सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस। लेकिन सर क्राइम मैंने आप लोगों को बताया था, जो लॉ ने लिख दिया ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, आप जो बोला गया था करना है और आप नहीं करोगे, यानी आप उस चीज को नहीं कर रहे हो जो आपको बोला गया था करने के लिए, या फिर लॉ ने बोला नहीं करना और फिर भी आप करोगे, तो गलत काम करना, जो ब्रीच करना, ब्रेक करना रूल्स को, जो लॉज को, तो माना जाएगा आपने सर क्राइम किया है, जिसके लिए आपको सजा मिलेगी। समझ में आई बात? पक्का? चलो। और अगर उसका ग्रेव नेचर है तो सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो डर पैदा होगा तो क्राइम मानेंगे, अगर नॉर्मल नेचर तो उसको सिविल नेचर का भी मान सकते हैं, पर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और हमने बात की सर क्राइम टाइम के साथ साथ प्लेस के साथ साथ चेंज होता जाएगा। सर इतना आप लोगों को समझ में आया? देखो ऑल्दो ये अभी हम लोगों को डिफाइन नहीं करना है, तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग इस जुडिक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सर वन बाय वन मैं प्लग करता हूं, इतना आप सब बच्चों को समझ में आया कि सर जुडिक्शन को अगर मैं बात करूं तो दो ग्राउंड पे, ज्योग्राफिकल और सब्जेक्ट, ठीक है। सर अब हम सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं, पहला इंट्रा टेरिटोरियल। सर मेरी क्लास की सबसे बड़ी खासियत आपको ना अब ये लगी होगी कि आपको ना नोट्स या मॉड्यूल की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर ऑलमोस्ट तो मैं लिखवा देता हूं, सारा मॉड्यूल भी मैं करवा देता हूं, सिंप्लीफाइड में अपने नोट्स भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। सर और क्या करना है? फिर भी क्यों डरते हो यार? JIGL मेरी हेडेक है, आप लोगों की हेडेक नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं सर आपकी हेडेक नहीं है। अगर मार्क्स कम आ जाए ना, मुझे आके बोल देना सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं लिटरली बोल रहा हूं सर, मुझे आके बोल देना, बट मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। सर इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन सेक्शन नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। सर सबसे बड़ा सवाल यह होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल? इंट्रा विद इन, इंट्रा का मतलब होता है गाइस विद इन, टेरिटोरियल का मतलब सर अभी बात करेंगे, जुडिक्शन का मतलब पावर। सर ये पहली बात तो सर इसकी अथॉरिटी है विद इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन, टेरिटोरियल पावर, टेरिटोरियल अथॉरिटी। अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल क्या डिसाइड किया गया है? सर ज्योग्राफिकल। अब सर कहां? भारत की विद इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया सर। सर क्या आप लोगों ने कस्टम पढ़ा है? मुझे लगता है सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शायद ना सुना हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं प्लीज। देखो ये ना एक, ये इंडिया का नक्शा है। देखो यार ड्राइंग ऐसे बनेगी नहीं मेरी ड्राइंग, यहां नेपाल है, there's a small try from my side यार, लिटिल बिट फनी, बट इस पेन से यार ऐसा भी बन रहा है तो मैं लिटरली गोवा बन गया हमारा, ये सिक्किम बन गया है, ये 7 सिस्टर कंसर्न्स हैं यार। ये श्रीलंका है हमारी। ओ माय गॉड, मजाक मजाक में तो बड़ा अच्छा बन गया सर,
हरियाणा, ये चल ठीक है, हमें कौन सा यहाँ ज्योग्राफी का टीचर थोड़ा ना हूं मैं। सर ये इंडिया है। चलो जी यहां से आते हैं। सर क्या मैं बोल दूं भारत से, देखो पहले तो ये मान लो सर, ये भारत का पाकिस्तान, भारत का ही है सर। सर लैंड के एरिया से जा सकते हैं, तो क्या मेरी जुडिक्शन, देखो एक तो आपको पता है ये हमारी बाउंड्री है, कौन सी है सर, ये हमारी बाउंड्री है सर, ये हमारी बाउंड्री है सर, ये बाउंड्री। ये पहली बात तो सर आपको सब बच्चों को पता होगा सर, बहुत इजी है बच्चों के लिए बोल देना। सर जुडिक्शन का मतलब क्या, नालायक बच्चे बोल रहे सर ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये जो आपने इतनी प्यारी प्यारी से बनाई है सर, ये बाउंड्री हमारी जुडिक्शन, ठीक है। सर ये कैसे पता लगेगा कौन सी हमारी जुडिक्शन है, कौन सी बाउंड्रीज। सर भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं, कुछ द्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये वो सारे। सर ये जो बाउंड्रीज हैं कौन सी, टेरिटरी। सर एक बात देखना, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक मिनट यहां नहीं लिखता हूं फिर है ना, आपको यहां लिख रहा हूं बीच में। फर्स्ट वन इज कहां एप्लीकेबल होगा सर, इंट्रा टेरिटोरियल में, टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर टेरिटरी ऑफ इंडिया कहां तक होगी, जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। ओ माय गॉड, बहुत ध्यान से देखना इधर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1, देखो आर्टिकल 1 वैसे तो कुछ नहीं है, बोलता है जो सारी स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब पे। बट सर आर्टिकल 1 सब, आर्टिकल 1 जो आपने पढ़ा है क्लोज 3 सब क्लोज ए, आर्टिकल 1 क्लोज 3 सब क्लोज ए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं एक बार, वहां देखोगे आप वो स्टेट भी जो हमने एक्वायर की है, वो टेरिटरीज भी देखो। लाइक पहले ना भारत में जो आप स्टेट देखते हो वो सारी स्टेट पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, लाइक गोवा, सिक्किम, अहमदाबाद, सॉरी हैदराबाद। सर पहले वो ना अलग से स्टेट होती, अलग से सर, जब इंडिया डिवाइड हुआ उस टाइम पे इनको स्टेट्स बोला जाता अलग से, जैसे अलग से इनका भी एक अलग से, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, ऐसे सर इनको भी एक अलग से स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो लेटर ऑन बाद में पॉलिटिकल प्रेशर या इंडिया ने जबरदस्ती फाइट होके आपस में ही राज्यों की फाइट होने के बाद उन लोगों को हमने इंडिया में मिला लिया। अब आज के दिन ऑल्दो वो इंडिया का पार्ट है, बट उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम वो डाला गया था। तो भारत का मतलब ना कि सिर्फ वो जो आज दिख रही है नक्शे में, वो भी जो पास्ट में कभी एक्वायर की गई थी या बाद में करी जाएंगी, उन सबको भी हम क्या मान लेंगे, इंडिया का पार्ट। तो क्या बोला गया सर, इंडियन पिनल कोड पूरे भारत पे लगेगा, सारी स्टेट्स पे, सारी यूनियन टेरिटरीज पे, और उन पे भी लगेगा जो हमने बाद में एक्वायर की होंगी। सर ये तो आप कहां से बोल रहे हो, इधर ध्यान दो सारा बच्चा, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो सारा। इंडिया का मतलब सर एक बार ये चल नहीं रहा इस पे पेन, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडिया दैट इज भारत। ओह कितना सुकून आया सर दिल में। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो बोला गया सर एक यूनियन है, सब स्टेट्स का एक ग्रुप है, यूनियन है स्टेट्स का। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो वहां बताई गई है, ठीक है बाद की बात है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल, अच्छा कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, नालायक 80 भी पढ़ के आए जिन बच्चों ने मेरे साथ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया है, कितने हैं 12, ध्यान से। टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, कहां तक मिलेगी, बोला था ना आर्टिकल 1 क्लोज 3 ए सब क्लोज ए, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स है सबकी। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, वो सारी यूनियन टेरिटरी सबको पता है सर। सर सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, हाईलाइट द वर्ड एक्वायर्ड, देखो मेरे में हो नहीं रहा है, मेरे से चल नहीं रहा है पेन, एक्वायर्ड। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तो आप जैसे हैं। सर आर्टिकल 1 क्लोज 3 ने क्या बोला, सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, बोलते हैं सर सारी स्टेट्स, सारी यूटी यूनियन टेरिटरीज जो शेड्यूल 1 का पार्ट है सर, और जो हमने स्टेट से यूनियन टेरिटरी जो एक्वायर्ड की थी। ओ माय गॉड सर, जो एक्वायर की थी, जैसे हम एग्जांपल लेंगे हैदराबाद, सिक्किम, गो पहले पार्ट नहीं थे, हमने बाद में इसको पार्ट बनाया, देख लेना संविधान में उठा के। सर कहां हो तुम, सर फर्स्ट शेड्यूल 9 शेड्यूल है तो लाइक
एक मिनट गाइस, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, क्योंकि ये मेरा ना नेचर है यार, ये मेरा वे है पढ़ाने का। मतलब मैं जब तक बच्चों को सारी चीजें हर एक्ट से जोड़ जोड़ के ना पढ़ाऊं ना, मतलब मुझे मजा नहीं आता यार। बोल दो, मुझे इंडेक्स देखना चाहिए था। ये ना स्टेट्स ही आ गया, शायद फर्स्ट शेड्यूल ही आ गया गाइस। तो ये करंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने आज ही साइट से डाउनलोड किया था, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओ माय गॉड, वेस्ट बंगाल। और सर एक डिलीट हुआ है, क्या हुआ है? 7-2 बॉम्बे रिकॉग्निशन कुछ नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर अब डिलीट हो गया। पहले स्पेशल स्टेटस था ना सर, उसको वो लाइन खत्म हो गई। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़। देखो सर पहले गोवा नहीं था, बाद में आया था। दमन दीव, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, 28 स्टेट्स। ठीक है, और यूटी कौन कौन सी है? 28 स्टेट है यूटी। दिल्ली, वैसे दिल्ली ना पूरी यूनियन टेरिटरी नहीं होती, ठीक है, मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे साथ में तो मैं आपको बताऊंगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। तो वहां से हटा के स्टेट से, पहले उसको स्पेशल को स्टेटस था, यूनियन टेरिटरी को यहां बना दिया। ठीक है ना? कब बनाया गया है देख भी लो सर, 31 अक्टूबर 2019 वाले दिन इसको अलग से यूटी बना दिया गया है। समझ में आ रही है बात? चलो, लद्दाख, लद्दाख तो सर पहले से ही है, पहले से ही, मतलब ऑल उसको री रिकॉग्निशन दे दी गई है उस दिन 2019 में। तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया सर। यूटी अब 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स है। ठीक है ना? ऑल्दो एक उनमें से दिल्ली डिलीट हो चुका है। देखो इस सीक्वेंस में ये सर देखो 14 के बाद नहीं, वो काउंट करके ही है, मतलब वो एक्सक्लूड करके ही है। तो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहां तक सर ये जो बाद में एक्वायर की गई थी यहां लगेगा। सर इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंप्लीट हुआ, मैं इसको करता हूं बंद। अब बच्चों को ध्यान देना है सर मेरी बात पे। सर इंडियन पिनल कोड कहां तक लगेगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर पहली चीज कहां तक लगेगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर इंडियन पिनल कोड टेरिटरी कौन सी सर? जो आर्टिकल 1 के अंदर बताई गई है, और मैं तो आपको फिर बता दिया आर्टिकल 1 क्लोज 3 के अंदर जो बताई गई है। वहां क्या बोला गया? सारी स्टेट्स। सर कितनी स्टेट्स है? देयर आर 28 स्टेट्स। सारी यूनियन टेरिटरीज तो सर शेड्यूल 2 पार्ट 2 के अंदर बताई गई है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं सर इसके अंदर? 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। एक्वायर्ड जो हमने की थी सर बाद में लेटर ऑन, वो मैं अलग से बाइफरगेट नहीं किया, बट हैदराबाद वगैरह आपको एग्जांपल दे दिए। समझ में आ रही? सर दूसरा बोला गया है, दूसरा बोला गया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। सर यहां आपको पता है सारा पानी पानी है सर, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। सर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है, कोई बच्चा बाद में मेरे क्लासेस देख रहा है जिसने पहले टेक्स्ट पढ़ लिया है, कस्टम एक्ट पढ़ लिया है, सर ये ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम अपने पानी को। सर यहां मान लो कोई दूसरे देश की सीमा, यहां सर थोड़ी सी ना स्पेस का इशू आ रहा है, रुको यहां बनाएंगे सर 1 2 3। सर यहां दूसरी देश है, मान लो यहां यूएस है, यूके है, वट, और सर इस देश के भी जो नॉटिकल माइल्स होंगे यहां तक। ये जो बीच में रह गया सर ये क्या होगा? अभी बताता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना इधर, बहुत नॉलेज की चीज है सर। कहां तक लगेगा सर? एक बच्चे ने आंसर दिया इंटर टेरिटोरियल का मतलब तो सर भारत की सीमाओं के अंदर। तो क्या मैं बोल दूं सर बस यहां तक लास्ट है, इसके बाहर नहीं लगेगा? एक बच्चे का आंसर तो यही लग रहा है, बट मैं आपको बताऊं सर एक नॉटिकल माइल्स होता है। तो अगर हम सी रूट से जाना चाहते हैं ना, तो जैसे एरियाज में हम किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं, नॉटिकल माइल्स एनएम बोल देते हैं उसको शॉर्ट में, नॉटिकल माइल्स। सर भारत के 12 नॉटिकल माइल्स तक हम मान के चलते हैं देयर इज टेरिटोरियल जुडिक्शन। सर जिसके ऊपर जनरली सारे लॉज लगेंगे, एक्सेप्ट टैक्सेशन लॉज में एक्सेप्शन आएगी, बट सर टेरिटोरियल इसको क्या बोलते हैं सर? टेरिटोरियल जुडिक्शन। कहां तक होती है सर? यहां तक। तो बोलते हैं जो भारत की बाउंड्रीज है ना, एक्सटर्नल बाउंड्रीज, वो तो है ही है, उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स तक भी काउंट होगा, तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल भारत की जुडिक्शन यहां तक है सर। फिर सर अगले 12 नॉटिकल माइल्स उसके बाद यानी टोटल 24 नॉटिकल माइल्स। सर इसको यहां तक, इस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, CONTIGUOUS, कॉन्टिजियस जोन।
सर उसके बाद 176 माइल नॉटिकल माइल्स। सर तो टोटल इन टोटल कितना हो गया 200। सर इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं सर हम, एक्सक्लूसिव, बहुत ध्यान से लिख लेना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, आप सेकंड ग्रुप में कभी पढ़ोगे जोन, ऐसे डिफाइन करते हैं। सर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जुडिक्शन। सर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद यानी अप टू 24, आफ्टर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक कॉन्टिजियस जोन। सर आफ्टर 24 क्या बोल देंगे हम, देयर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर एक बच्चे ने पूछा सर इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, आंसर इज हाई सी, हाई सीज। समझ में आ रही है। सर तो बोलते हैं हमारा आईपीसी ना यहां तक लगेगा, ध्यान से इधर थोड़ा सा ब्राइट कलर लेता हूं कि आपको अलग से दिखे। सर हमारा आईपीसी यहां तक लगेगा 12 नॉटिकल माइल्स, तो हाई सी में यहां तक लगेगा। ओ माय गॉड सर लास्ट। सर लैंड में भी ना ऐसे ही भारत से, जैसे अब मैं बोल दूं आपको, जो भारत से यहां की जो लैंड होगी 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो यहां भी लग जाएगा, क्योंकि ना खाली बॉर्डर होता है कुछ कुछ दूर दूर तक। तो इतना समझ में आ रहा है हर बच्चे को। सर मेनली वैसे पानी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं लाइट। अब है ना एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर एक शिप है, देयर इज अ शिप, ये हमारी शिप है सर, ये इस पे फ्लैग लगा है, सॉरी ये इंडिया का फ्लैग लगा है सर इस पे, और सर ये शिप समुद्र में जा रही है। सर ये ना क्रॉस कर गई है यहां से, हाई सीज में, हाई सीज में क्रॉस कर गई है। देखो यहां तक है ना, फिर भी हम इसको इंडियन जुडिक्शन में बोल देते हैं, ऑल्दो आईपीसी नहीं लगा, बट फिर भी ध्यान दो, या ये बोल लो 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर चुकी है, यहां ध्यान करो आप। ऑल्दो सर यहां अगर चली गई नहीं हाई सीज में, और अगर इसके ऊपर फ्लैग नहीं लगाए, अगर कोई चीज का फ्लैग नहीं लगाया इसके ऊपर, तो सर ये दूसरे देश के पास पूरे कोज हैं उसको उड़ाने के, सर उसको उड़ा देंगे वो। तो फ्लैग हर शिप पे जरूर होता है। सर कैसे फ्लैग कैसे लगेगा, या तो वो शिप इंडिया की ओन्ड हो, इंडिया के किसी ओनर की हो, इंडिया की खुद की शिप है, ओन्ड शिप हो इंडिया में, या फिर सर बाहर के देश की तो है बट इंडिया में रजिस्टर्ड करवा रखी हो। तो कोई भी शिप या तो इंडिया ओन्ड है या रजिस्टर्ड इन इंडिया है, इन दोनों के ऊपर ना क्या होगा सर, भारत का झंडा लगेगा। क्या बात बोल दी सर, या तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है या इंडियन ओन्ड है, तो सर दोनों के ऊपर फ्लैग किसका लगेगा, इंडिया का। तो जिसका भी फ्लैग लगा होगा ना, मान लो ये हाई सीज में है और सर 200 नॉटिकल माइल्स से आगे जा चुकी है, सर जिसका भी फ्लैग इसके ऊपर लगा है, जिसका भी फ्लैग इसके ऊपर लगा है, यहां भी है सर, चलो 12 नॉटिकल माइल्स में तो लगेगा, चाहे भले वो बाहर वालों की शिप है, यहां ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग लगा है और 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, तो फिर भी इंडिया के लॉ लगेंगे, फिर भी आईपीसी लगेगा सर। ये बात समझने की है सर। अगर इसके बीच में अगर इंडिया से बाहर वालों का भी कोई झंडा है, मतलब कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, वटएवर, अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, मान लिया जाएगा आईपीसी लगेगा। सर बात हो रही है 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, हाई सीज वगैरह वटएवर, कहीं भी 12 नॉटिकल माइल्स के बाद सर कहीं पे भी है, जिसका भी फ्लैग मान लेंगे उसी की जुरिडिक्शन लगेगी। अगर इंडियन फ्लैग है तो सर उस शिप पे इंडिया की जुरिडिक्शन लगेगी, भले ही वो शिप इंडिया की थी, भले ही इंडिया में रजिस्टर करवाई गई थी, इंडिया का फ्लैग तो इंडिया के आईपीसी की जुरिडिक्शन लगेगी। कोई भी क्राइम करता तो इंडियन पीनल कोड लगेगा। ओ माय गॉड सर, ऐसी जुरिडिक्शन को ना हम एक नाम देते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से लिखना, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन। ये इसको हाई सीज जुरिडिक्शन भी बोल सकते हैं, हाई सीज जुरिडिक्शन, नहीं तो मेनली तो एडमायरलिटी जुरिडिक्शन बोलते हैं इसको, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, 5 मार्क्स, पार्ट ऑफ मॉड्यूल का पार्ट है सर। एडमायरलिटी, व्हाट इज एडमायरलिटी जुरिडिक्शन? और आई बेट यू 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल ऑफ दिस क्वेश्चन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात सर? तीनों आंसर मिल गए सर। कहां तक सी एयरक्राफ्ट, कहां तक 12 नॉटिकल माइल्स, सॉरी जहां भी जिसका भी फ्लैग लगा होगा ना, जहां भी रजिस्टर्ड होगी, ओन्ड होंगी। सर रजिस्टर्ड ओन्ड का मतलब अपने आप में क्या होता है, जहां भी रजिस्टर्ड होंगी, ओन्ड होंगी, उस देश का फ्लैग होगा, और जिस देश का फ्लैग होगा सर उस देश के लॉ लगेंगे। ओह माय गॉड, तो सर जिस देश के लॉ लगेंगे मतलब इंडियन पीनल कोड। और ऐसे जुरिडिक्शन को सर क्या बोलते हैं, एडमायरलिटी जुरिडिक्शन।
समझ में आ रही बात? पक्का सर, इतना समझ में आ गया हमें। टेरिटोरियल वाटर तक 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी शिप होगी, चाहे वो इंडिया के फ्लैग की हो, चाहे इंडिया से बाहर की, इंडिया का लॉ लगेगा। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। सर ये तो थी हमारी इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, और सर इसमें हमने बताया इंडिया का मतलब क्या होगा यहां 3। कहां सर? एज पर टेरिटोरियल लिमिट, टेरिटोरियल जो लाइन बताई गई है, चारों दीवारें हमारी टेरिटोरियल जुडिक्शन, जो कहां बताई गई हैं सर? अंडर आर्टिकल 1 क्लोज 3 ऑफ CUI, एज पर विच, एज पर दिस, 3 बातें होंगी। स्टेट्स जो शेड्यूल 1 में है एक तरह से, यूनियन टेरिटरीज जो शेड्यूल 1 में है। हाउ मेनी स्टेट्स सर? टोटल 28 सर, 9, और लास्ट वन इज जो एक्वायर की गई थी वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी सर। सेकंड सर, ए पॉइंट हो गया सर, बी वाला सर, और यहां सी वाला बताएंगे सर। इसमें हमने क्या बताया? इसमें हमने क्या बताया? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। सर वो कितना बताया था मैंने आपको? कितना टेरिटोरियल वाटर? देयर इज 12 नॉटिकल माइल्स, या मैं बोल सकता हूं सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वट एवर, जो भी मतलब डिसाइड किया गया, जिस लो के हिसाब से आप क्राइम करोगे, जैसे कस्टम में अलग है और GST में अलग लगेगा सर। इधर आ जाए। लास्ट वन इज सर हमारा होगा कोई भी एयरक्राफ्ट है या शिप है, वेसल है, तो जहां भी वो, जिसकी भी वो ओन्ड होगी, जिस कंट्री की, अगर वो इंडियन ओन्ड है या रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो हमारे लगे। सर मजा ही आ गया सर। सर एक बात समझ में नहीं आई, मान लो है तो वो शिप, फ्लैग उस पे इंडिया का लगा, एडमिरल्टी जुडिक्शन, बट सर जो उसके अंदर पर्सन है ना वो फॉरेनर है। आप समझ गए सर? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पहला तो हमने समझ लिया सर इसका ये। सर अब इसमें अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, सर पर्सन कौन होगा? वर्ड यूज किया गया एनी पर्सन, जो भी इस जुडिक्शन के अंदर पाया जाएगा। सर एनी पर्सन जो भी इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर क्राइम करता पाया जाएगा, उस शिप के अंदर बैठा हुआ जिसपे फ्लैग लगा है, पानी के अंदर हुआ, भले ही हाई सीज के अंदर, चाहे सर वो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब आपके टेरिटोरियल वाटर के अंदर पाया जाएगा, या सर इंडिया के बाउंड्री के अंदर पाया जाएगा। एनी पर्सन। सर वर्ड एनी का तो मतलब सर इंडियन नेशनल भी हो सकता है, और फॉरेनर भी हो सकता है। आंसर इज यस, यस, यस। सर एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सर, जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। एक फॉरेनर था, क्या नाम दे इसका? मिस्टर बुश। सर ये बोल रहा है मैं इंडिया में आ गया। सर ये इंडिया में ना विजिट घूमने के लिए आया था, मान लो दिल्ली में घूमने के लिए आया था सर। ये कुछ इंडिया में ड्रग्स करता हुआ पाया गया। ये बोल रहा है सर हमारी कंट्री में तो वैलिड था, देयर इज अ वैलिड इन दिस कंट्री, होम कंट्री में वैलिड है सर ये, बट इंडिया के अंदर ये इलीगल है। तो भाई मुझे क्या पता, आई एम नॉट अवेयर। सर इसने क्या एक्सक्यूज लिया? सर इसने लीगल एक्सक्यूज लिया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ, दिस क्राइम, बिकॉज सर ये हमारे देश में थोड़ा ना नोटिफाई किया गया है, या हमारे देश में थोड़ा पब्लिश किया गया है। सर आपने अपने देश में तो अपने ऑफिशियल गैजेट में तो पब्लिश किया है, हमारे देश में थोड़ा ना किया है। सॉरी अब बताओ मुझे क्या होगा, क्या वो ये डिफेंस ले सकता है? टेल मी गाइस। अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में जरूर आंसर देना। आई एश्योर यू यार, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देना सीख जाओगे ना, जो आप क्लास के बिटवीन आप क्लास के क्वेश्चंस का आंसर दोगे, माइंड चलेगा। बताओ मुझे क्या वो डिफेंस ले सकता है?
क्या वो ऐसा डिफेंस ले सकता है? आंसर इसका मैंने नहीं दिया, आंसर इसका हमारे केस लॉ ने दिया। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आंसर इज नो। सर पब्लिश्ड का मतलब हम बस अपनी कंट्री में पब्लिश करेंगे, नोटिफाई करना है। पब्लिश्ड या नोटिफाई अपने आप में सफिशिएंट है, इन इंडिया करना। तो देयर इज नो नीड टू पब्लिश द होम कंट्री और एंटायर वर्ल्ड, कोई जरूरत नहीं है। सर मुबारक अली ने बोला अगर हमने सिर्फ पब्लिश्ड इन इंडिया किया है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन, सर हम प्रिज्यूम कर लेंगे क्या, अगर आप इंडिया में आए हो तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि यू आर अवेयर, यू आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे सर कुछ कुछ कंट्रीज में ना लाइक हम पैकिंग करके भेज देते हैं कोई सामान, लाइक ऑस्ट्रेलिया में ना जैसे हम पैक करके भेज देते हैं, जैसे मान लो फ्रूट्स हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खुद के बहुत सारे होते हैं, हम मान लो इंडिया से भेज रहे हैं और हम देखते नहीं वो घास फूस, अरे फूस लगा के जैसे आप देखते हो फ्रूट्स भी खराब नहीं हो, तो ऐसी टाइप की ग्रास हमने पैक करके भेज दी जो ऑस्ट्रेलिया में बैन है, और सर आपने कस्टम पे जैसे वो अथॉरिटी पे पहुंची आपको पकड़ लिया गया। तो बताओ हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आप वहां बोलोगे सर हमारी कंट्री में तो चलता है ना सर, भाई वहां बैन है, आपको पता होना चाहिए था, मान लेंगे और आपको सजा होगी। समझ में आ रही है बात? पक्का। तो सर ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो। सर मान लो इस चीज का बेस्ट एग्जांपल दूंगा, ये नाइजीरियन इंडिया में आते हैं, सर ये ड्रग्स अगर अपने साथ लेके यार बोले हमारे देश में तो अलाउड है, सर ऑब्वियसली होती है निग्रोज के देशों में, सर क्या ये बोल दे सर हमारे देश में अलाउड थी हमें क्या पता था, तो क्या इंडिया में डंडे नहीं पड़ेंगे, जेल में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, भले ही आपके देश में अलाउड थी यहां अलाउड नहीं है भाई, मतलब क्या हो यहां? समझ में आ गई बात? तो सर वही बात बोलेंगे मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ने, कोई बात नहीं सर वो ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता, सर हम अवेयर नहीं थे, हमारी स्टेट में नहीं लगा था, बोला गया। सर एक बात देखना ध्यान से, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वर्ड सुना हो, कोई बच्चा फाउंडेशन से आया हो या कोई बच्चे को एक्चुअली में पता हो, तो ना वहां ना एक बात बोली जाती है, फिर कभी आपने सुना हो ईईटी के अंदर भी जो मैक्सिम हम लोग पढ़ते हैं, इग्नो रेंशिया जूरिस नॉन हैबिट। देखो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है यार, उसको लेके देखो थोड़ी सी लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड में है, मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम है सर, ये इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग होता है लैटिन मैक्सिम में इग्नो रेंशिया जूरिस नॉन हैबिट, हैबिएट ए भी आएगा पता नहीं क्या होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सर अगर आपने लॉ को इग्नोर किया है तो उसको आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था, मैं अवेयर नहीं था। ऐसे तो इंडिया के नागरिक हैं, वो बोल देंगे सर मैंने तो कभी इंडियन पीनल कोड पढ़ा ही नहीं तो मैंने मर्डर कर दिया, तो इग्नोर कर दिया लॉ का, भले आपको पता था या नहीं पता था कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने क्राइम किया है तो आपने क्राइम किया है। समझ में आ रही है? इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन हैबिट या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ में बात आ रही है? तो मुबारक अली केस ने यही चीज डिफाइन की कि आप ऐसा कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते कि सर मुझे तो पता नहीं था, मेरे देश में तो पब्लिश नहीं था। अगर वो इंडिया में पब्लिश किया गया है प्रॉपरली, हाँ अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, नोटिफिकेशन आई नहीं है, बिल था, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी थी, बट अब तक वो उस चीज को नोटिफाई नहीं किया गया, तो आप ले सकते हो एक्सक्यूज, सर अभी पब्लिश नहीं हुआ है। बट अगर वो भारत में पब्लिश कर दिया गया तो आप चले भले ही फॉरनर हो, आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते। अनडाउटेडली इंडिया वालों पर तो लगेगा, फॉरनर्स पे भी लगेगा, जो कहां आएंगे सर, इन 3 जुडिक्शन के अंदर पाए जाएंगे, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बताई गई है आर्टिकल 1 क्लोज 3 के अंदर, भारत की किसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, या जो अक्वायर की गई थी सबके अंदर कहीं पे भी, या फिर सर जो हमारे टेरिटोरियल वाटर के अंदर पाए जाएंगे, सर मान लो 12 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस तक मान लो। फिर उसके बाद थर्ड चीज सर, या फिर आप कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर कोई क्राइम करते हो जिसके ऊपर भारत का फ्लैग लगा है, मतलब सर जो रजिस्टर्ड इन इंडिया हो या फिर ओन्ड बाय इंडिया हो,
तो कोई भी हो, आप फॉरनर हो, इंडियन हो, वट एवर द केस में भी, मुबारक अली केस को याद रखना सर, भले ही आपके देश में पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में पब्लिश है ना सर, आप लायबल माने जाओगे। बात समझ में आई सर? इसकी कुछ एक्सेप्शन होती हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, मैंने अपनी बुक में 5 एक्सेप्शन दिए। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इस फॉरनर वाले की बोल रहा हूं मैं, फॉरनर वाले की, सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ फॉरनर्स बीइंग लायबल। ओ माय गॉड सर, क्या एक्सेप्शन होगी सर? बहुत ध्यान से बच्चों, फॉरनर मत बोलो यार, अबव रूल बोल लो आप, क्योंकि ना एक एक्सेप्शन उसमें फिर वो आएगी। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ अबव जुरिडिक्शन, यानी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया। सर बच्चे ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन किया वो समझ ही गया होगा सर, देयर इज आर्टिकल विच इज आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 2, वो क्या बोलता है? ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ होल्डिंग द ऑफिस, व्हेन दे होल्ड द ऑफिस। सर जब वो प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठा है, गवर्नर की गद्दी पे बैठा है, और अगर उसने कोई भी क्राइम कर दिया जो इंडियन पीनल कोड के अंदर ऑफेंस माना जाएगा तो पनिशेबल नहीं होगा। तो क्या करे सर? इसका मतलब तो वो अपनी, क्या मैं बोल दूं सर, इस गद्दी की आड़ में आके गलत काम कर रहा है, किसी को मर्डर करवाना है, गवर्नर जाके मर्डर कराएगा? क्या एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। ऑल्दो सीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, पर आपकी जनरल लाइफ के लिए और एलएलबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी फ्यूचर में जब मैं पढ़ाता हूं, आप लोग कभी पर चांस मेरे स्टूडेंट हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सर क्या लेवल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इतना समझ में आ रहा है पक्का? ड्यूरिंग दी होल्ड ऑफ ऑफिस। फिर क्या करेंगे सर अगर इसको लायबल करना है? सर इससे वो ऑफिस पहले तो हम क्या करवाएंगे सर, रिजाइन करवाएंगे या हटाएंगे उससे, उस ऑफिस पे से, या उसको उस ऑफिस से रिमूव करेंगे एंड देन उसको लायबल करेंगे। तो ये मतलब नहीं कि वो लायबल ही नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए, होगा फिर तो ऐसे तो यार गलत होगा ना। इंडिया में सब जनरल लो है, सबके लिए जनरल है। ओ प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करे करे हम उसको लायबल नहीं कर सकते सर, उसको पहले उस पोजीशन से हटाओ देन उसको लायबल करो। समझ में आ रही बात? फिर सर एक वर्ड सबने सुना होगा, फॉरेन सोवरेन्स। फॉरेन सोवरेन सर जो किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए आते हैं ना, जैसे इंडिया में, जैसे मान लो कोई घूमने के लिए आया है, किसी पर्टिकुलर डील के लिए आए हैं, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए आया जाता है, उस पर्सन को बोलते हैं सर, उस फॉरेन सोवरेन को भी हम क्या नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट है सर, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ये भी एग्जाम्प्ट है। तो इन लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, हमारे क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकते फॉरेन सोवरेन्स। सर फिर अगर ये इंडिया में आके गलत काम करते हैं तो क्या करेंगे सर? इनके लिए ना कोर्ट होती है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या बोलते हैं सर इसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन में है बेसिकली, ये यूनाइटेड नेशंस में है। और जो मतलब जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कंट्रीज ने मिलके इसको बनाया है, इसके पार्ट बने हैं, उनके जो भी मैटर्स होंगे, जो भी डिस्प्यूट होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं। सर जिन कंट्रीज की ना इंटरपोल होती है, मतलब जिन कंट्रीज की आपस में ट्रीटी बनी है, सबने मिलकर कोर्ट बनाया सर, इंटरनेशनल मैटर्स को ये रिजोल्व करेंगे। अगर कोई भी फॉरेन सोवरेन्स के लेके ऐसे कुछ पाई जाती है, जैसे इंडिया का कोई पर्सन आपको पाकिस्तान में मिलेगा तो डायरेक्ट सजा नहीं दे सकते, वो यहां आएंगे। इंडिया में अगर पाए जाएंगे तो वो डायरेक्ट सजा नहीं दे सकते, यहां आएंगे। तो इसी तरीके से सर जिन कंट्रीज के साथ हमारा इंटरपोल होता है, एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी होती है, लाइक जैसे सर UAE, उसके साथ किसी का भी इंटरपोल नहीं है, वो बोलता है सर अगर आप कहीं से भी कुछ भी क्राइम करके आए और अगर UAE के अंदर चले जाओगे, जैसे दुबई वगैरह, तो कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है हमारी कंट्री में आप साफ हो ना, कहीं से भी क्राइम करके भाग जाओ, उनका किसी के साथ इंटरपोल नहीं है, बच जाओगे। तभी सारे टेररिस्ट भाग जाते हैं सर, कहां? दुबई, UAE। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो सर यही चीज बोली जाती है। सर दूसरी वाली वर्ड यहां आप पढ़ोगे सर, यहां आप देखोगे सर एम्बेसडर, बोलते हैं सर एम्बेसडर, एम्बेसीज होते हैं। जैसे आप देखोगे सर दिल्ली में हर कंट्री के एम्बेसीज हैं, या फिर सर आप देखोगे डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट स्टेट्स में भी एम्बेसीज होती हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूतावास
हम बोल देते हैं ना राजदूतावास, तो जो डिप्लोमेट है सर उन लोगों के ऊपर भी क्रिमिनल नहीं चलेगा सर, वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। बट अगर करेंगे तो कहां जाएंगे? आईसीजे कोर्ट के पास। सर एलियन एनिमी, बहुत ध्यान से देखना, एलियन। अच्छा बच्चा बोल रहा है सर बस आप ऐसे ही पढ़ाओगे क्या, बुक से नहीं पढ़ाओगे? नालायक, मेरा वे क्या होता है, पहले मैं बोलूंगा, फिर मैं उन चीजों को लिखूंगा, फिर मैं उन चीजों को बुक से मॉड्यूल से कराऊंगा। एलियन एनिमी, सर एलियन एनिमी आप सबको पता होगा, जिन देश के साथ हमारी वॉर है, इंडिया पाकिस्तान, तो एट द टाइम ऑफ वॉर, नॉट यूजुअली, एट द टाइम ऑफ वॉर, उस टाइम पे जो बाहर वाले देश के जो भी फौजी या जो भी आदमी होंगे वहां के हमारे लिए एलियन बन जाएंगे, एलियन बन जाएंगे। एलियन का मतलब वो नहीं चंद्र ग्रह वाले, एलियन का मतलब जब हमारी वॉर है, जर्मनी फ्रांस की वॉर है, जिस टाइम रशिया की जर्मनी की वॉर है, जिस टाइम हमारी वॉर चल रही है, उस टाइम वहां के जो पर्सन आएंगे ना, वो पर्सन हम एलियन मान के चलेंगे, एलियन एनिमी, दुश्मन हमारे। ठीक है, अब नॉर्मली तो पाकिस्तानी हमारे दुश्मन नहीं है ना, एलियन नहीं है, एलियन एनिमी नहीं है एट द टाइम ऑफ वॉर। तो सर एट द टाइम ऑफ वॉर जो वहां के सोल्जर होंगे, मिलिट्री पर्सन होंगे जो वहां के, सर जो भी मिलिट्री पर्सन होंगे सर, उनको हम एलियन एनिमी मानेंगे, बट उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा सर। ऑब्वियसली उनका काम है ना, अगर वो शूट करते 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 अगर युद्ध के टाइम पे अगर वो मारते मारते भारत की सीमा में आ जाएं और अगर हम उसको पकड़ लें तो हम उनको क्रिमिनल केस थोड़ी ना लगाएंगे उनके ऊपर। भाई मान लो कोई पाकिस्तान में कोई फौजी मारते मारते और बीच में कोई किसी ने ऐसा आंसू गैस का गोला छोड़ा और उसकी वजह से, दुबई की वजह से वो इंडियन टेरिटरी में आ जाए, और पाकिस्तानी तो बहुत सताते हैं, बट भारत का लॉ बोलता है सर हम उसको सताएंगे नहीं, क्योंकि सर वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वॉर है ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन हम नहीं चला सकते। ऑल्दो वो तो कुछ झूठा झूठा दिखा देते हैं, बट इंडिया में बोलते हैं सर नहीं हम नहीं करेंगे, और एक्चुअली में इंडिया वाले है भी ऐसे। समझ में आ रही है बात? मिलिट्री पर्सन होगा, बट इसका मतलब ये नहीं वो इंडिया में घुस आया, किसी के हाथ नहीं लगा तो इंडिया में आके रेप कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, मतलब और गलत काम कर रहा है, अदर देन रिलेटेड टू दिस, अदर देन कनेक्टिंग टू वॉर। अब जो भी वो कनेक्टिंग टू वॉर करेगा उसके लिए उसको कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं चलेगा एक्सेप्ट, बट क्या मैं बोल दूं अदर देन कनेक्टिंग टू वॉर, अदर देन कनेक्टेड टू वॉर अगर वो करेगा तो इसके लिए यस लायबल, क्रिमिनल एक्शन चलेगा उसके ऊपर। बात समझ में आई? एक बार दोबारा से, प्रेसिडेंट या गवर्नर आर्टिकल 361 आर्टिकल 361 क्लोज 2 बोलता है सर उसके ऊपर नहीं चलेगा जब तक वो ऑफिस होल्ड करता, ऑफिस हटाओ करो। फॉरेन सॉवरेंस नहीं चलेगा, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स नहीं चलेगा, एलियन एनिमी नहीं चलेगा, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन आर्मी। सर इन जनरल भी अगर फॉरेन आर्मी इंडिया में परमिशन लेके आई है, बट याद रखना फॉरेन आर्मी अगर परमिशन लेके आई है भारत की गवर्नमेंट से, इफ परमिशन बाय परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर वो परमिशन लेके नहीं आई तो चलेगा। भाई इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं ना समटाइम्स, इंडिया वाले अमेरिका भेजते हैं, अमेरिका वाले यहां आते हैं, तो क्या हम उसको पकड़ के क्रिमिनल केस लगा दे उस पर? नहीं। समझ में आ रही है बात? तो सर बोल रहा है फॉरेन आर्मी के ऊपर नहीं लगेगा, एलियन एनिमीज के ऊपर नहीं लगेगा अगर वो कनेक्टिंग टू वॉर काम कर रहे हैं, एम्बेसडर डिप्लोमेट्स के ऊपर नहीं लगेगा, फॉरेन सॉवरेंस के ऊपर नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर्स के ऊपर नहीं लगेगा। समझ में आई बात? पक्का? सर ये कुछ 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जो जुरिडिक्शन में, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में भले ही हैं, लेकिन जिनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है? पक्का? तो सर ये हमारा एक स्मॉल, एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो हमने अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट तक किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन? सर क्या मैं बोल दूं पूरी बाल की खाल और पूरी R&D कर दी हम लोगों ने? चलो जी एक बार बुक की तरफ आते हैं इंट्रा टेरिटोरियल में। चलो पहले एक बार मॉड्यूल भी साथ साथ दिखाऊंगा यार, फिर बुक पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक फिर बहुत इजी बन जाएगी। द ज्योग्राफिकल एरिया और द सब्जेक्ट, बोला था ना जुरिडिक्शन का मतलब टू विच अ लॉ अप्लाइज डिफाइंड एज द जुरिडिक्शन ऑफ दैट लॉ। तो 2 हो गई ना, तो इसको बुक में लिख लेना, मैंने अपनी बुक में डाला नहीं है क्योंकि कंटेंट ज्यादा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर ध्यान दो, ऑर्डिनरली, जनरली, यूजुअली लॉज मेड बाय अ कंट्री आर एप्लीकेबल विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज। सही बात है भाई, जनरली क्या होता है जो कंट्री लॉ बना रही है अपनी सीमाओं में ही तो लगेंगे। अब मैं पाकिस्तान में जाके अपना लॉ थोड़ा थोप के आऊंगा, ऑर्डिनरली तो ये मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज ए कंट्री कैन नॉट हैव ए लीगल मशीनरी टू एनफोर्स इट्स लॉ इन अदर सॉवरेन कंट्रीज। सर सॉवरेन का मतलब क्या है? जो अपने खुद के रूल्स, अपने खुद के लॉ बना सकते हैं। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ाया था अपनी एम्बल में, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, तो जनरली जिस कंट्री के लॉ हैं वही लगेंगे। 10
फॉर मोस्ट ऑफ द लॉज द टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होगी सर ऑफ लॉ इज द इंटरनेशनल बाउंड्री। सर जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री? 3 बताया था। Countries, however, also make laws that apply to territories outside of their country. This is called extraterritorial jurisdiction. बताऊंगा सर वो सेक्शन 3 और 4 में पढ़ाएंगे, अभी सेक्शन 2 पढ़ाया आपको। इधर ध्यान दो। अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 द क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया एक्सरसाइज जुडिक्शन ईदर बिकॉज अ क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन, नेशनल है या फॉरेनर है, कोई भी करता है, विद इन द इंडियन टेरिटरी यानी इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बिकॉज ए क्राइम दो कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भले इंडिया से बाहर किया, द पर्सन कमिटिंग द क्राइम इज ऑल्सो लायबल टू बी ट्राइड फॉर इट अंडर इंडियन लॉ, द फॉर्मर इज द इंटर टेरिटोरियल जुडिक्शन एंड द लेटर इज द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगर इंडिया से बाहर करता है क्राइम बट फिर भी इंडिया में अगर वो ट्रायबल होगा, इंडिया में लायबल होगा, इंडिया में क्राइम माना जाएगा तो मान लिया जाएगा आईपीसी, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। बट अभी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की तरफ ध्यान नहीं देंगे हम। सर इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से सर, ऑल्दो आपकी बुक में मैंने बहुत रेलेवेंट डाल दिया है, बट फिर भी वेयर अ क्राइम अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी इज कमिटेड। सर इंडिया में आईपीसी के प्रोविजन के अंदर कोई क्राइम कर दिया आपने, मान लिया गया आईपीसी के अंदर किया है, लेकिन कहां किया है ये ध्यान देने लायक है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द आईपीसी अप्लाइज। सही बात है सर, आपको पता है आईपीसी के अंदर क्राइम है और सर आपने भारत के जुडिक्शन के अंदर किया है, एंड द कोर्ट कैन ट्राई एंड पनिश इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। कोर्ट क्या करेगी? ट्राई करेगी। सर ट्रायल का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर अपनी जुडिक्शन लगाएगी और प्रोसेस ऑफ कोर्ट यानी उसको हियरिंग्स चलेगी और पनिश करेगी सर उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु हैड कमिटेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिस्पेक्टिव, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस पर्सन ने वो किया है, हैड कमिटेड, जिन्होंने वो किया है, जिस पर्सन ने, द पर्सन क्राइम इज इंडियन नेशनल या फॉरेनर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। This is called intra-territorial jurisdiction because the submission to the jurisdiction of the court is by। देखो सर इस बात को ध्यान से रखना, क्योंकि सर हम कैसे कोर्ट को देंगे, कौन सा मैटर देंगे? बाय वर्च्यू ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड इन इंडिया। हम ये नहीं देखेंगे किसने किया है। कोर्ट की जुडिक्शन कैसे आएगी? सर भारत की 4 दीवारी टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर आ रहा है तो मैटर आएगा, ये नहीं देखेंगे किसने किया है। बिकॉज द सबमिशन ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज। कैसे सर इस लॉ में आईपीसी के अंदर कोर्ट की जुडिक्शन कैसे देखेंगे? बाय वर्च्यू के वजह से, बाय वर्च्यू मतलब बाय ड्यू टू विच, बाय वर्च्यू का मतलब ड्यू टू विच द क्राइम बीइंग कमिटेड विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर वहां यह नहीं देखेंगे किसने किया, बल्कि जुडिक्शन ऐसे देखेंगे कहां किया। ठीक है, अब किसने किया हो तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो सेक्शन 2 जो सर सीपीसी का, इसका आईपीसी का क्या बोलता है? डील्स विद इंटर टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। दिस सेक्शन डिक्लेयर्स द जुडिक्शनल स्कोप। क्या बोलता है सर? जुडिक्शनल स्कोप कहां तक है ऑफ ऑपरेशन ऑफ द आईपीसी इज टू ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। वो बोलता है, बस ये बोलता है जो भी ऑफेंस भारत में करा जाएगा। अब किसने किया? इंप्लाइड है सर सबने। द एम्फेसिस ऑन एवरी पर्सन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग द गिल्ट। सर गिल्ट का मतलब दोषी, आरोपी, गुनाहगार, फॉर एनी एक्ट और कमीशन, कोई भी एक्ट करना या ना करना। ओमिशन का मतलब कोई लॉ बोलता है करना है, आपने नहीं किया, ओमिशन। लॉ बोलता है नहीं करना, आपने कर दिया, फॉरबिडन बाय लॉ था, आपने फिर भी कर दिया, एक्ट या ओमिशन। द लॉ शैल बी अप्लाइड इक्वली। सर कोई भी करेगा सब पे बराबर है। सर नाम ही है जनरल लॉ, जनरल, सबके लिए एक समान, बराबर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सर यहां एक बात ध्यान से सुनना, सर सब पे बराबर लगेगा। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना कोई भेदभाव के। सर आर्टिकल 14 लिख लेना है। जिस बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन करा है वो अपने आप समझ जाएगा। वो 2 प्रोविजन बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो अभी नहीं समझ में आएगा, जब आएगा तो जब समझ जाओगे। सर किन बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्रीड का मतलब बिलीव। सर जिन बेसिस पे आप पे बिलीव किया जा रहा है, नेशनलिटी, रैंक, सर किसी भी नेशन के हो आप, कोई भी धर्म को मानते हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रैंक का आपका, किसी भी रैंक के पर्सन आप, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेटस कोई भी है, प्रिविलेज, कोई भी आपको प्रिविलेज दी गई है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सर कोई भेदभाव नहीं है। सेक्शन 2 बोलता है भारत के जुडिक्शन में जो भी गलत काम करेगा सब आरोपी। ऑल्दो सर 5 एक्सेप्शन है, वो बात एक अलग है जो मैंने आपको करवाई, बट इन जनरल कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, स्टेटस, रिलीजन तो नहीं है, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज। द कोड अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड। देखो वर्ड लिखा गया है, कहां लगेगा कोड? कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं,
अटेम्प्टेड पे भी लगेगा, तो यहां इन्होंने लिख दिया कोई भी ऑफेंस जो भी कमिट किया जाएगा उन पे लगेगा, बट देयर आर सर्टेन केसेस वहां अटेम्प्ट के ऊपर भी लगेगा। जैसे आप मर्डर करना चाह रहे हो, अटेम्प्ट टू मर्डर पे भी उतनी सजा है जितनी मर्डर पे है। ध्यान से आएगा, दिखाऊंगा। सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, सर सब मतलब ऑल्दो इन्होंने लिख दिया कि कमिटेड पे ही लगेगा, जो काम कर चुके हो उस पे ही लगेगा, बट अटेम्प्ट पे नहीं लगेगा। ऑल्दो पढ़ के ही लग रहा है, बट आएगा आगे जब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, लो ने लिखा है जिस तरीके से, बट इसके खुद की भी एक्सेप्शंस आती हैं। सर अब बोल रहे हैं कहां कहां लगेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो आर्टिकल 1, टेरिटोरियल वाटर, शिप और एयरक्राफ्ट इधर ओन्ड बाय इंडिया या फिर रजिस्टर्ड इन इंडिया। सर रजिस्टर्ड या ओन्ड वटएवर, सब पे फ्लैग लगता है सर इंडिया का, या तो इंडिया में ओन्ड होंगी या रजिस्टर्ड होंगी, सब पे इंडिया का फ्लैग लगेगा। आगे बढ़ो। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट द डिफेंस। सर ये अपने आप में कोई डिफेंस नहीं होगा दैट द फॉरेनर डिड नॉट नो दैट ही वाज कमिटिंग ए रॉन्ग। सर मुझे नहीं पता था कि ये गलत है। द एक्ट इटसेल्फ, जो आपने गलत काम किया वो अपने आप में नॉट बीइंग एन ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। भले ही वो ये नहीं बोलेगा सर मुझे नहीं पता था ये गलत है, मेरे देश में तो ये सही था। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस किया, हेल्ड दैट इट इज ऑब्वियस that for an Indian law to operate and be effective in the territory where it operates, that is the territory of India, it is not necessary that the law should either be published or be made outside the country in order to bring foreigners under this ambit। कोई जरूरी नहीं सर इंडिया से बाहर भी उसको पब्लिश करना जरूरी था, इस लॉ के अंदर लाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। इट वुड बी अपेरेंट, सर ये अपने आप में क्लियर है, इट वुड बी अपेरेंट, ये अपने आप में साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है दैट द टेस्ट टू फाइंड आउट इफेक्टिव पब्लिकेशन। सर क्या पब्लिकेशन आपके देश में होना चाहिए था? क्या ट्रू टेस्ट क्या मानेंगे? पब्लिकेशन जो वर्ड को उठाया गया है, क्या इसका सच्चाई माना जाए? वुड बी पब्लिकेशन इन इंडिया, सिर्फ इंडिया का पब्लिकेशन देखेंगे एंड नॉट आउटसाइड इंडिया, सो एज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एवरीवन। सर सबको नोटिस देना है थ्रू आउट इंडिया कि एक चीज गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं हर देश में जाके देख के आएंगे, जो इंडिया में आ रहा है उसकी ड्यूटी बनती है पढ़ के आए। तो सिर्फ पब्लिकेशन करने का मतलब है इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में, हर देश के में कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पता क्या लॉ चल रहा है दूसरी कंट्री में, क्या मतलब है? सर जा रहे हो तो देखो ना, उस देश में गलत तो नहीं है सर ये चीज, बस। तो इतनी बात बोली गई इस केस लॉ के अंदर, और बहुत अच्छी बात भी है। सर ऐसे तो फिर हर बाहर वाला पर्सन, आपको किसी का मर्डर करवाना है, बाहर से पैसे देके बंदे को बुलाओ और मरवा दो। सर मुझे तो नहीं पता था इंडिया में गलत है, ठीक है ना। हमारे देश में तो सर वैलिड था, गलती में मार दो। एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, सर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अभी मैं आपको बताऊंगा। एक अभी मैंने ना आपको एडमिरल्टी वाला बताया था, वो यहां आ जाओ, यहां द जुडिक्शन ऑफ ए कोर्ट ओवर ऑफेंसेस कमिटेड इन हाई सीज इज बेस्ड, हाई सीज बताया ना आपको, दैट इज जो 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर होगा। ऑन द परसेप्ट, किन परसेप्शन पे, दैट ए शिप इन द हाई सीज इज कंसिडर्ड टू बी ए फ्लोटिंग आइलैंड। मान लिया जाए जैसे कि एक बहता हुआ एक द्वीप है, आइलैंड है, बिलोंगिंग, और किससे बिलोंगिंग है? जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड किस चीज से बिलोंगिंग है? उस नेशन से बिलोंग करता है जिसका भी फ्लैग उस शिप पे फ्लाई कर रहा है, झंडा लहरा रहा है। इट डज नॉट मैटर वेयर द शिप और बोट इज, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कहां है वो, कहीं भी खड़ी है हाई सीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर इट इज इन हाई सीज और इन रिवर, भाई बीच में कोई भी रिवर के अंदर है, कहां खड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका झंडा मान लेंगे वो एक बहता हुआ द्वीप है, और वो द्वीप किससे रिलेट करता है? उस देश से जिसका झंडा है। वेदर इट इज मूविंग और स्टेशनरी, खड़ा है बह रहा है। हैविंग बीन एंकर्ड फ्रॉम द टाइम बीइंग, एंकर्ड का मतलब होता है सर बोलते ना लंगर, लंगर खाने वाला लंगर नहीं, जिसमें बांध देते हैं। देखो शिप को समटाइम आप देखोगे हिंदी में तो मैं क्या लिखूं यार, लंगर, बांध देना जहाज को, जिस चीज से बांध देना, भले वो बंधा हुआ है, भले वो घूम रहा है, भले वो एक जगह रुका हुआ है, कुछ भी। दिस जुडिक्शन कॉल्ड एडमायरलिटी जुडिक्शन, बताया आपको। तो देखो 3-4 वर्ड को पकड़ना है इसमें से। सर यहां से यहां तक ना आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे, नोटबुक के अंदर डालोगे, मैंने आपके बुक में नहीं डाला, रह गया अगले एडिशन में मैं डाल दूंगा, बट मैं तो सारा मॉड्यूल पढ़ाता ही हूं क्लास में, तो क्लास वाले बच्चों को तो डरने वाली बात है नहीं। मार्केट में अब तक बुक मैंने लॉन्च की नहीं है, सो दैट भाई मेरे को पता है ना सर, जो 21 की कमी है वो मेरे को पूरी करनी है, ठीक है ना। तो जुडिक्शन ऑफ ए कोर्ट ओवर ऑफेंसेस कमिटेड इन हाई सीज, तो सर अगर आप हाई सीज जुडिक्शन बोलो तो कुछ गलत नहीं है। तो बोला गया है सर मान लेंगे हाई सीज में जो भी शिप है वो एक फ्लोटिंग आइलैंड है, और सर फ्लोटिंग आइलैंड किस चीज से रिलेट करता है? बिलोंग्स, कौन से देश से बिलोंग करेगा? जिसका सर उसके ऊपर फ्लैग लगा होगा।
अब वो शिप वेदर सर, वो शिप क्या है, चाहे वो शिप है चाहे छोटी सी बोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो सर किसी हाई सी में था चाहे रिवर में था, चाहे वो मूव कर रहा था या खड़ा था, या एंकर बंधा हुआ था कहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन बातों से। समझ में आई बात? इंट्रा टेरिटोरियल हर बच्चे को क्लियर हुआ? सर इधर देख लो, मैंने तो सर कोर्ट वाले जुडिक्शन भी यहां डाल दी कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। इधर ध्यान दो सारा बच्चा। जुडिक्शन में बी डिफाइंड एज पावर और अथॉरिटी of a court to hear and determine a case or to adjudicate and exercise any judicial power in relation to it by taking cognizance of matters presented before it। cognizance का मतलब सर जो ट्रायल स्टार्ट करेगा उसको कंसीडर कर लेना, उस मैटर को कंसीडर कर लेना। आफ्टर कंसिडरिंग मैटर सर कंसीडर कर लेगा कोर्ट। देखो सर, मैंने अपनी बुक में ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का नाम दिया है, मैंने सब्जेक्ट मैटर नहीं लिया। तो आप अगर ऐड करना चाहो तो गाइज ये वाले लेने ना, ऐड कर लेना। देखो ये वाले, द ज्योग्राफिकल और सब्जेक्ट मैटर टू विच द लॉ अप्लाइज द जुडिक्शन ऑफ दैट लॉ। तो ये वाले लेना आप, मेरे रेगुलर क्लास वाले बच्चा ऐड कर लेने इस वाले लाइन को। अदरवाइज मॉड्यूल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं यार, वहां हाईलाइट कर लो। बट वो है ना कि लास्ट में आप कितनी बुक से पढ़ोगे, एक जगह ऐड कर लो, नोट्स भी बन जाएंगे हमारे। कॉमनली लॉ मेड बाय कंट्री एप्लीकेबल, ये मैं सारा पढ़ा चुका हूं सर। अंडर इंडियन पीनल कोड, नेशनलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा पढ़ा चुका हूं सर, मॉड्यूल में सेम है सर। ये भी मैं सारा पढ़ा चुका हूं आपको। यहां अगर आप चाहो तो कुछ ऐड करना चाहो तो कर लेना। देयरफॉर द लैंक अप्लाइड, सारा शॉर्ट करके। कहां लगेगा सर, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया सर। सिचुएशन ऑफ फॉरनर बहुत अच्छे से समझाया मैंने, जैसे मॉड्यूल में तो फिर भी खिचपिच है, बहुत अच्छे से बता दिया सर। कहां लगेगा, पनिशेबल होगा विद इन टेरिटरी, भले ही उसके देश में वो ऑफेंस पनिशेबल है नहीं है, मदरलैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख दिया सर ये, इट इज नॉट द डिफेंस दैट द फॉरनर डिड नॉट नो दैट ही वाज कमिटिंग ए रॉन्ग एंड द एक्ट इटसेल्फ नॉट बीइंग एन ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। कोई फर्क नहीं पड़ता सर इस बात से। सर मुबारक अली वाला केस भी मैंने एज इट इज इसमें डाला सर, अपनी लैंग्वेज बना के सर, पब्लिश किया है उनके देश में या नहीं करा है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरनर को इस लॉ के एम्बिट में लाने के लिए। सर 5 एक्सेप्शन दी, प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 361, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। सर प्रोटेक्ट करता है जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, अगर करना है तो सर ऑफिस से हटवाओ फिर करो केस। फॉरेन सॉवरन तो बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरन्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सर एम्बेसडर, डिप्लोमेट, भारत का राजदूतावास, इम्यूनिटी का मतलब प्रोटेक्शन। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है गाइस, प्रोटेक्शन। इम्यूनिटी इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स। सर इनके सेक्रेटरी भी आएंगे इसके अंदर, जब मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा ना, सेक्रेटरी पॉलिटिकल पार्टीज वो भी आएंगे। फॉरेन कंट्रीज हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया, सर वो फॉरेन कंट्रीज जिनको ऑफिशियली ऑफिस मिला है, स्टेटस इंडिया में मिला है। दिस प्रोटेक्शन इज एक्सटेंड टू ऑल सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अटैचेस, जो भी मिलिट्री के सेक्रेटरीज हैं, उनके ऑफिसर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, हु आर फॉर्मली ए पार्ट ऑफ मिशन, किसी मिशन के लिए इंडिया में आए हैं तो उनको भी इसका पार्ट बना लिया जाएगा एम्बेसडर्स का। एक तरह से वो फॉरेन सोवरेंस ही होते हैं एक तरह से यार, एलियन एनिमी, आप समझ गए हो, एट द टाइम ऑफ वॉर। बट अगर वो एज अपना फर्ज अदा कर रहे हैं वो बात एक अलग है, बट उससे ज्यादा गलत काम जैसे आपने वहां देखा होगा सर, अरे अभी अफगानिस्तान में तो वो जाके वहां तालिबानी जाके वहां अगर रेप वगैरह कर रहे हैं तो गलत होगा ना। तो मिलिट्री पर्संस ऑफ द एलियन एनिमीज डू नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर द एक्ट डन कनेक्टेड विद द वॉर। सर जो वॉर से रिलेटेड काम करते तो नहीं आएंगे। हाउएवर इफ दे कमिट थेफ्ट, रॉबरी, रेप एक्सेट्रा अनकनेक्टेड विद द वॉर, दे शैल बी ट्राइड बाय इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स। फॉरेन आर्मी लेकिन जो परमिशन लेके आए, एंटर्ड इनटू द इंडियन टेरिटरी विद परमिशन ऑफ द इंडियन कोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। होप सो द पिक्चर इज क्लियर। सर पहले सारा समझा दिया, लिखवा दिया, मॉड्यूल से पढ़ा दिया, अपनी बुक से पढ़ा दिया, और क्या करूं सर, और दिल निकाल के दे दूं सर, बस वो एक ही है यार, मैं क्या करूं, मतलब यार वो नहीं दे पा रहा हूं, बट और क्या करूं सर, अपना दिमाग दे दूं, मैं पेपर लिखाऊं अब, और क्या करे। चलो जी, बस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। सर ये और एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सर इंट्रा टेरिटोरियल समझ लिया, आ जाओ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में।
सर इस एक्ट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, देखो इंट्रा टेरिटोरियल का अगर मैं क्रक्स बताऊं, बहुत ध्यान से, बच्चा बोल रहा है यस सर बस यही तो चाह रहे थे हम। सर इंट्रा टेरिटोरियल का अगर मैं क्रक्स बताऊं, इंट्रा टेरिटोरियल का सर अगर मैं क्रक्स बताऊं, क्रक्स सर बोल लगेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी का मतलब आपको बता दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, पानी वाली और वैसी, और एनी पर्सन, किसी पे भी लगेगा, किसी ने भी किया है। और एक उसके अंदर हमें याद करना है मुबारक, मुबारिक है, मुबारक है, मुबारिक, मुबारिक अली अहमद। सर केस लो याद करने हैं, कर लो यार, अच्छा रहेगा, मतलब मार्क्स मैं बोल सकता हूं कटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो ये इस केस में क्या डिसाइड किया गया सर, एक वर्ड में अगर हम डिसाइड किए, नो नीड टू बी पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, कोई जरूरत नहीं है पब्लिश करना। ठीक है जी, ये इसका क्रक्स था। तो विद इन द टेरिटरी होना चाहिए सर, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, और मुबारक अली वाले ने वो इस फॉरनर वाले की बात को आंसर दिया उसके। चलो जी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सर सेक्शन 2 के अंदर था वो। सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोलते सर बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट, या सीधे शब्दों में बोले आउटसाइड इंडिया भी लगेगा। ओ माय गॉड सर, आईपीसी इतना बड़े लेवल पे बनाया गया है। बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ा सा ना गूगलिए, थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन कैसे सर, सेक्शन 3 आएगा और सेक्शन 4 उसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3 बोलते हैं अगर एनी, एक मिनट दो मुझे, जस्ट एक सेकंड दो बच्चों। एनी इंडियन नेशनल कमिट एनी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। बहुत ध्यान से भाई, कोई भी इंडियन नेशनल का पर्सन, भारत का नागरिक बाहर गया है और कमिट कर देता है ऐसा ऑफेंस, कहां, आउटसाइड इंडिया, वो जो कि विच इज पनिशेबल इन आवर कंट्री, हमारे देश में सर वो पनिशेबल है। सो क्या बोला जाएगा, इन आवर कंट्री, इन इंडियन लॉ जी, आवर कंट्री अंडर इंडियन लॉ, तो ही इज लायबल टू बी। मैं लैंग्वेज लिखवाने के पीछे पर्पस क्या है कि आपको याद हो जाएगी, वरना एक ल्यूसिड में बोल देता, इंडिया से बाहर जाके इंडिया वाला पर्सन कोई भी ऑफेंस कर देगा तो भारत में लायबल होगा, ही इज लायबल टू बी कन्विक्टेड अंडर आईपीसी। ठीक है ना, कन्विक्टेड एंड पनिश्ड, दोषी भी और उसके ऊपर सजा भी चलेगी, भारत में ही मिलेगी, इंडियन आईपीसी। ये सेक्शन 3 बोलता है, सीधी सीधी बात। सेक्शन 4 बोलता है बच्चे हम आपके एक्सटेंशन है, और बोलता है एनी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया से बाहर जाके करता है तो उस पर तो लगेगा ही लगेगा सर, एक्सटेंशन है तो सर इस पे तो लगेगा। और किस पे लगेगा, वर्ड लगता है एनी पर्सन। ओ माय गॉड सर, वेदर आप इंडियन हो या भी आप फॉरनर हो तो भी आप आ जाओगे, इंडिया से बाहर कर रहे हो तो भी सर, कोई भी पर्सन इंडियन है फॉरनर है, अगर वो क्राइम कर, ऑफेंस करता है आउटसाइड इंडिया, जिसका इंपैक्ट क्या होगा, जो कंट्रोल कर रहा है
किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है, वहां बैठा बैठा टारगेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स, जो कहां लोकेटेड है, बताया था ना आईटी एक्ट में, लोकेटेड इन इंडिया। कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ओ माय गॉड सर, चाहे आप इंडिया से बाहर जाके, या वहां वाला पर्सन कोई भी वहां बैठा बैठा वो ऑफेंस कर रहा है, आउटसाइड इंडिया बैठ के ऑफेंस कर रहा है, ऑब्वियसली वो ऑफेंस इंडिया में क्राइम माना गया है। क्या कर रहा है सर? टारगेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड, उन कंप्यूटर्स को जो कहां है, भारत में लोकेटेड हैं सर, उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है इंडिया से बाहर बैठ के। भले ही आप इंडियन हो, भले ही आप फॉरेनर हो, अगर आप ऐसा काम करते हो, क्या मैं बोल दूं, आईटी लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट आके ये चीज डाली गई थी और उसकी वजह से आईपीसी में अमेंडमेंट आई। सर अगर आप ऐसा काम करते हो, इंडिया से बाहर बैठ के कंट्रोल करते हो, टारगेट करते हो इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो लोग कंप्यूटर रिसोर्सेज को, कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई भी सर्वर है, वटएवर जो लोकेटेड इन इंडिया है, तो मान लिया जाएगा सर आईपीसी लगेगा। क्या मैं बताऊं सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल? सर अभी ना 2-3 साल पहले एक सब बंदों ने एक नाम सुना होगा, फिरौती वाला, रैंसम वायरस। ओ माय गॉड सर, कोरोना वायरस नहीं बोल रहा हूं, रैंसम वायरस। सर रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती मांगना। देखो किडनैपिंग का मतलब क्या होता है? किड को किडनैप करना। अदरवाइज अदर देन किड, अगर हम कोई भी फिरौती मांगते हैं किसी से तो उसको बोलते हैं रैंसम। क्या हुआ था सर, मान लो यूएस के अंदर कोई बैठा है, मेरे को भी एग्जैक्टली पूरा केस इतना नहीं पता क्योंकि ज्यादा मीडिया में आई नहीं थी वो बात। मान लो टीसीएस का, इंफोसिस का, रिलायंस का, सब बड़ी बड़ी कंपनीज का डाटा ना उन्होंने वहां से चोरी नहीं किया था, लीक नहीं किया था, पासवर्ड लगा के ब्लॉक कर दिया। एक मेल आया और उस मेल को जैसे किसी ने, सबने क्लिक किया और ऑटोमेटिकली सारा डाटा, सारा सर्वर उसका सीज हो गया। सीज का मतलब ब्लॉक हो गया सर। उस पर ऑटोमेटिकली पासवर्ड लग गया और अगले ही पल एक मेल आता है, सर अगर आप इसको पासवर्ड को अनलॉक करना चाहते हो तो इतना हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट, बहुत बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स में आपको पे करना होगा। भाई इंडिया वाले अकड़ू, ओ माय गॉड, हमारे पास बड़े से बड़े हैकर्स बैठे हैं, सारे हैकर्स को बुलाया गया, इंडिया के सारे हैकर्स को बुलाया गया और टाइम दिया था कुछ 48 घंटे, 48 आवर्स। अगर नहीं किया गया तो सारे डाटा को डिलीट कर देंगे। डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था उन्होंने, बट धमकी दी। सर सारे हैकर्स ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया, ऑल्दो इंडिया में बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं, लेकिन सर टाइम कम होने की वजह से आफ्टर 1 डे सबने अपने हाथ खड़े कर दिया सर, सरेंडर कर दिया। सर हम नहीं कर पाएंगे, ये मैन्युअली बनाया गया है यूएसए के द्वारा, और सर यूएसए मतलब यार जिस भी कंट्री के द्वारा, सर हम नहीं कर पाएंगे। इससे आगे ना मीडिया में आने नहीं दी बात, इसके बाद मीडिया में कुछ नहीं आया, क्या हुआ मामला वहां की वहां खत्म, और फिर अचानक से लोगों का काम चल गया। दैट मीन सर क्या हुआ होगा बैक स्टेज में, भाई सरेंडर किया इंडिया वालों ने और पैसे दिए होंगे, एंड देन फाइनली ब्लॉक खुला होगा, हमारा पासवर्ड अनलॉक हुआ होगा, डील हुई होगी ना आपस में बैठ के। तो जो भी हुआ इन लोगों के बीच में, तो अगर कोई भी इंडिया से बाहर बैठ के ऐसा करता और अगर पकड़ा गया तो सर इंडिया वाले तो आईपीसी के अंदर धर लेंगे उसको। कंट्रोल करना, टारगेट करना, कहां कंप्यूटर रिसोर्सेज जो इंडिया में है सर, तो बोला गया सर आईपीसी लगेगा। सिर्फ एनी सिटीजन, इंडियन सिटीजन पे नहीं, बाहर वाले पे भी लग जाएगा। ओह माय गॉड सर, यहां शिप वाला तो बोलते हैं सर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, फिर एक वर्ड बोला गया एनी पर्सन। तो मेनली सेक्शन 4 का पर्पस क्या है? बाहर वालों को भी काउंट करना, जो बाहर बैठ के क्राइम करेंगे, लेकिन इंडिया में कोई भी पर्सन जो किसी भी शिप में या एयरक्राफ्ट के अंदर है, शिप में, एयरक्राफ्ट में, और कौन सी शिप, एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है। अब बात क्या है सर, इंडिया में रजिस्टर्ड थी कोई शिप, इंडिया में रजिस्टर्ड थी, फ्लैग इंडिया का लगेगा उस पर। सर वो शिप मान लो कहां है, यूएस में है सर, यूएस में है अभी, लेकिन सर जो उसके अंदर पर्सन बैठा है ना, वो कहां का, यूके का है, वो इंडिया में जॉब करता है आके, इंडिया का तो नहीं है, फॉरेनर है, और वो शिप भी इंडिया की नहीं, बस रजिस्टर्ड इंडिया में है, बाहर के देश की शिप है, बाहर का उसके मालिक है, बाहर के एम्प्लॉइज हैं, बस इंडिया में रजिस्टर्ड है। सर अब उन्होंने कोई क्राइम कर दिया यूएस में जाके, जो कि हमारे देश में भी क्राइम है,
तो बोला गया है सर फ्लैग इंडिया का था तो कंट्रोल इंडिया का होगा, तो इंडिया में आके इंडिया के लो उस पर्सन पे लगेंगे, भले ही वो बाहर वाला है, कोई भी पर्सन है, सबके ऊपर लगेगा इंडिया के लो। क्यों सर? क्योंकि रजिस्टर्ड इन इंडिया थी वो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई? पक्का? तो बोल रहे हैं वेदर इट कम्स टू लैंड, कोई भी जमीन हो भारत से बाहर, कोई भी सी है भारत से बाहर, सर भले ही आप एयर में हो। सर एयर क्यों? इस वाले पार्ट में ना यहां एयर भी काउंट कर लेंगे। सर एक बार है ना प्रैक्टिकल केस हुआ था, लिख लेना। सर एयर वाला क्यों मैं बोल रहा हूं? एरोप्लेन हाईजैक हुआ था इन नेपाल। सर नेपाल में पाकिस्तान के टेररिस्ट ने नेपाल में बैठ के, नेपाल में गए क्योंकि इंडिया में पकड़ने की हिम्मत नहीं थी, पाकिस्तान टेररिस्ट ने नेपाल में जाके इंडियन प्लेन हाईजैक कर लिया था। अब सर एयर में था, है तो इंडिया से बाहर, जुडिक्शन इंडिया से बाहर किया पाकिस्तानी ने, भाई नेपाल का नहीं, इंडिया बोल रही आईपीसी से लगेगा, ये टेररिस्ट पकड़ते इंडिया में ले आओ सर, आईपीसी लगेगा इसके ऊपर। समझ में आ गई बात? पक्का? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल समझ में आया? डन सर। आओ इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सेक्शन 3 और 4 बोलते हैं गाइस ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इधर ध्यान दो। वेयर ए क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल, सच अ पर्सन मे बी ट्राइड एंड पनिश्ड। सर इंडिया में ही ट्रायल चलेगी, इंडिया में ही पनिश किया जाएगा, इंडियन कोर्ट। Punishment of offenses committed beyond India, but which by law may be tried within India, but which but India में ट्राई किए जाएंगे। If anyone, देखो कहने को तो anyone है, बट यहां सेक्शन 3 में है इंडियन सिटीजन। हमारे मॉड्यूल के लैंग्वेज 30 में लिख दे इंडियन नेशनल, इंडियन सिटीजन की बात। Commit any offense beyond India which is punishable in our country under Indian law, he is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India। मान लिया जाएगा। सेक्शन 4 उसकी एक्सटेंशन आई, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू टेरिटोरियल एक्सटेंशन। सेक्शन 3 की एक्सटेंशन आई। सेक्शन 4 एक्सपेंड सेक्शन 3 while at the same time clarifying that the provision of the code shall apply to in case of Indian citizen for any offense committed outside and beyond India। भले इंडिया से बाहर जाए किया हो, फिर भी इंडिया वाले उसको संभालेंगे सर, सौंप देंगे वो इंडिया को लाके। वहां नहीं चलेगा सर, इंडिया में क्राइम, इंडिया में उसको उसके लिए केस चलेगा। फिर एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट। सर एनी पर्सन किसी भी शिप पे है, एयरक्राफ्ट पे है, कौन से पे? जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, वेर एवर इट मे बी, चाहे कहीं पे भी है, कोई भी क्राइम अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर करता है तो उस पर्सन को पकड़ लेंगे। सर बोला गया था ना अभी आपको, प्लेन हाईजैक वाला केस लिख देना इन नेपाल। इन केस ऑफ एनी पर्सन, सर इंडिया का हो या फॉरनर, इन दोनों केसेस में, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस, टारगेटिंग क्या कर रहा है सर? कंट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज जो कहां लोकेटेड है? इंडिया में। इंडिया से बाहर बैठ के, चाहे कहीं पे भी बैठा है, इंडिया से बाहर है बट वो इंडिया के कंट्रोल कर रहा है, टारगेट कर रहा है इंडिया के कंप्यूटर्स को, तो क्या होगा? इंडिया के लोग लगेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम दी सेक्शन दैट कोर्ट इन इंडिया हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन लैंड, हाई सीज, चाहे कहीं पे भी, किसी भी जमीन पे, कहीं भी आसमान, पानी में, कहीं भी आसमान में, इंडिया से बाहर है बस सर, बाय इंडियन नेशनल और अदर्स। किसी ने भी किया है, किसी ने भी किया, सेक्शन 4 लग जाएगा और बोलता है सर इंडियन कोर्ट की पावर है। सर भले ही एयर में किया है, प्लेन हाईजैक वाला, भले ही हाई सीज में किया है, सर किसी ने हाईजैक कर लिया, हाई सीज से बाहर निकलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर निकलता है, किसी ने हाईजैक कर लिया, जिसने किया है वो इंडिया के कोर्ट में आके लायबल होगा, ट्रायबल होगा। कहीं किसी की जमीन पे जाके हुआ है, इंडिया के साथ गलत हुआ है, वहां जाके होगा। समझ में आई बात? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 इसमें आएंगे। सर बोलते हैं कि ट्रायल का प्रोसीजर कहां से चलेगा? सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन जो है सर, हमने बोल दिया ट्रायबल इन इंडिया, ट्रायबल इन इंडिया। सर लेकिन एक बात हमें पता है, आईपीसी के अंदर तो सिर्फ लिखी है ऑफेंसेस क्या है और उनकी पनिशमेंट, बट सर ट्रायल के लिए कहां? सीआरपीसी वो बताता है ट्रायल का प्रोसीजर। पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, नालायक। कौन से सेक्शन में है सर? सेक्शन 188 बोलता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के केस में जो बाहर, इंडिया से बाहर कोई गलत काम कर रहा है, भले इंडियन ने किया है, भले फॉरेनर ने किया है, उसको ट्रायल चलेगी इंडिया में और उसको दोषी करार, पनिशेबल किया जाएगा बाय वे ऑफ सीआरपीसी, और सीआरपीसी में सेक्शन 188। सर कहां लिखा है? मॉड्यूल में। अभी दिखाता हूं सर, इधर ध्यान दो। देखो ये सारा समझा दिया, एक्सपेंड करेगा ये, यहां आ जाओ।
यहां आ जाओ सर, यहां तक सारा करवा दिया इंडियन नेशनल तक। यहां देखो सर, द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू प्रोसिक्यूटिंग केसेस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सर उसका प्रोसीजर कहां बताया गया है? प्रोवाइडेड इन सेक्शन 188। डन ना? तो सर बस एक ये लाइन लिख लो अगर जो बच्चा लिखना चाहता है। सर प्रोसीजर ऑफ ट्रायल कहां से पता लगेगा सर? जो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कंडक्ट किए गए हैं, यानी सर सेक्शन 3 एंड 4 वाले ऑफेंसेस के लिए कौन सा प्रोसीजर चलेगा? सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी वाला प्रोसीजर चलेगा। डन ना? पक्का? सर यही हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास सर क्लास नंबर 3 इस चैप्टर की, जो शायद आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था सर 3 डेमोज, जो आपको ऑल्दो मैं तो सर गूगल ड्राइव का बैच ले रहा हूं, मेरे तो सारा बैच रिकॉर्डेड है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर जो क्लास नंबर 3 है वो शायद एक और क्लास में यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूं। मेरे क्लासेस की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होती है सर, मैं हर चीजों पे कोशिश करता हूं क्लास में लिखवा दूं, आपका होमवर्क क्लास में कर लें। तो उम्मीद है हर बच्चे को अच्छा लगा होगा। जो बच्चा गूगल ड्राइव पे देख रहा है सर वो भी अपने रिव्यू जरूर देना। टेक्निकल टॉपिक है, आईपीसी इज अ इंटरेस्टिंग ऑल्सो टेक्निकल टॉपिक, ठीक है ना? तो सर एक समअप सा कर दें 1 मिनट में। सर समरी ऑफ टुडे लेक्चर, समरी ऑफ जुडिक्शन, बिल्कुल समरी में करेंगे सर, बिल्कुल समरी है इस फॉर्म में। सर पहली बात तो जुडिक्शन का मतलब जियोग्राफिकल और सब्जेक्ट वाला। फिर सर हमने बात की मेनली जो जुडिक्शन देखना है कोर्ट का देखना है कि कोर्ट के पास कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी वाली जिसमें वो ट्राई करेगा। फिर हमने बोला सर इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सर इंट्रा टेरिटोरियल के लिए हमने बात की थी सेक्शन नंबर 2 की। सर इसका क्रक्स क्या था? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर इंडियन टेरिटरी हमने कैसे डिसाइड की थी सर? जो आर्टिकल 1 के अंदर क्लोज 3 के अंदर आएंगे सर, ठीक है सर। जो टेरिटोरियल वाटर के अंदर होंगे, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मेनली 12 नॉटिकल माइल। सर जो थर्ड वाला और मतलब एंड मान के चलने सारे जुडिक्शन का पार्ट है सर, इंटर टेरिटोरियल जुडिक्शन। एंड सर कोई भी शिप है, कोई भी शिप है या कोई भी एयरक्राफ्ट है सर, जो या तो वो रजिस्टर्ड इन इंडिया हुए हों या फिर सर वो ओन्ड बाय इंडिया है सर, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटर टेरिटोरियल किस पे लगेगा सर? एनी पर्सन। इंडियन नेशनल का है, इंडियन सिटीजन है मतलब उस पे भी लग जाएगा सर, फॉरेनर पे भी लग जाएगा सर। फॉरेनर को लेके केस लो हमने डिसाइड किया था बच्चों, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। हर केस लो को हम ऐसे ही करेंगे सर, इतनी बार लिख देंगे, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि रिटेन हो जाएगा सर। इस केस लो के अंदर क्या डिसाइड किया गया था? पब्लिश्ड वाला, बस इतना लिख लो क्योंकि पहले हम सब कुछ 2-3 बार पढ़ चुके हैं पब्लिश्ड वाली बात, ठीक है। तो देयर इज नो वैलिड ग्राउंड ऑफ डिफेंस। सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में हमने बात की थी बियॉन्ड इंडिया, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सर बियॉन्ड इंडिया, लेकिन किसको? इंडियन नेशनल को सर। इसी को एक्सटेंड किया सेक्शन 4 ने, एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3। सर ये क्या होगा? ट्राइबल, ट्राइबल नहीं ट्रायल, ट्राइबल लिख लो, ट्राइबल एंड पनिश्ड इन पनिश्ड अंडर इंडियन कोर्ट। सर इसमें मान लो सर एक्सटेंशन क्या सर? सेम सेक्शन 3 वाला तो आएगा ही आएगा। फिर सर हमने सेक्शन 4 में और क्या किया? कोई भी शिप
और एयरक्राफ्ट के केस में जो कहाँ है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है सर, उस केस में एनी पर्सन। आंसर लिख लेना सर, वो नेपाल हाईजैक, प्लेन हाईजैक। सर लास्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो सर आउटसाइड इंडिया बैठ के टारगेट करता है कंप्यूटर रिसोर्स जो कहाँ है, लोकेटेड इन इंडिया। सर बन गई समरी पूरे लेक्चर की। सर बोलते हैं इंडियन कोर्ट के पास पावर है, चाहे भले कहीं पे भी लैंड में, कहीं भी सी में, सर किसी भी लैंड पे, सी में, एयर में, तो बोलते हैं इन सारे केसेस में सर इंडियन कोर्ट के पास, इंडियन कोर्ट्स हैव jurisdiction to try offenses whether committed outside India। कहाँ सर, कहीं एयर में देख लो, कहीं हाई सीज में किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सर कहीं पे भी लैंड पे किए गए हो, कहीं पे भी इंडिया से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाले केसेस में फॉल कर गए सेक्शन 3 सेक्शन 4 के अंदर तो टेरिटोरियल लिमिट में आओगे। पक्का। सर यहां मैंने कुछ ना एक एडमायरलिटी जुडिक्शन भी बताई थी, हाई सी जुडिक्शन ही बोल सकते हैं। बोला गया था सर फ्लोटिंग जो शिप होगी ना, वेसल होगा वटएवर, उसको हम एक फ्लोटिंग आइलैंड का नाम दे देंगे, जिसके ऊपर भी सर वो किससे बिलोंग करेगा, फ्लोटिंग आइलैंड बिलोंग्स टू द कंट्री जिसका भी फ्लैग उस पर लगा होगा। भले ही सर वो कहां है सर, वो हाई सीज में है या वो किसी रिवर में है, भले ही सर वो मूव कर रही है या वो एक स्टेशनरी बनके वहां खड़ी है, या भले ही सर वो एंकर, मतलब उसके ऊपर क्या बोलते हैं, लंगर लगा के उसको रोक के खड़ा कर रखा है कि वो बस हिलती रहेगी लेकिन बंधी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर ऐसा है तो जिस कंट्री का फ्लैग है सर उसी से रिलेटेड मानेंगे, भले वो खड़ी है, चल रही है, किसी रिवर में है, हाई सीज में है, मूव कर रही है, स्टेशनरी पे, कहीं पे भी है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता सर। जिस भी कंट्री का फ्लैग है तो हम मान लेंगे फ्लैग उसी कंट्री का लगता है, या तो वहां रजिस्टर्ड हो या उस कंट्री की ओन्ड हो, तो सर हम बोल देंगे एडमायरलिटी जुडिक्शन या हाई सीज जुडिक्शन। होप सो सर ये 1.5 घंटा हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हुआ होगा और बच्चों ने एंजॉय किया होगा सेक्शन। सर मेरे से वो 50-60 मिनट में लेक्चर पूरा नहीं हो पाता बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे लेक्चर की मिनिमम जो लेंथ है वो 1.5 आवर जाती है। तो उम्मीद है सब बच्चों ने एंजॉय किया इस लेक्चर को। सर वेट फॉर द थर्ड लेक्चर, बट प्लीज मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करके बैठो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर आपका टेस्ट भी होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस। प्लीज आप अपने रिव्यूज, अपने कमेंट जरूर देना, वेदर आप व्हाट्सएप पे दो, ग्रुप में दो या नीचे कमेंट सेक्शन में दो।